कि जाओ जाकर इस कॉन्फ्रेंस को जीत कर दिखाओ। जुंजी वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुंजी अपनी रेजिडेंसी में वापस आता है, जहाँ पर मास्टर मो बिंगजान होती है। मास्टर मो बिंगजान के पास वापस आता है, तो कहती है जुंजी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो जुंजी उसे कहता है पैलेस मास्टर मो बिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जुंजी उसे कहता है मास्टर मो बिंगजान, मुझे इस कंपटीशन में पहली प्लेस हासिल करनी है, इसलिए मुझे यहाँ पर दोबारा बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। बात सुनने के बाद मास्टर मो बिंगजान भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है जुंजी तुम्हें क्या हो गया है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तुम्हें पता है ना कि इस कंपटीशन को जीतना कितना ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से तुमने पहली फाइट के लिए गिव अप कर दिया था, अब दोबारा तुम यहाँ पर हिस्सा कैसे लोगे। मुझे लगता है कि तुम गार्ड ऑफ डेथ यानी कि स्लॉटर गार्ड से मिले होगे, यानी कि तुम जैस्मिन के साथ मिलकर आए हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर दोबारा इस तरह की बातें कर रहे हो। क्या उसने तुम्हें ऐसा कहा है। तुम्हारा जुंजी से कहता है प्लीज मेरी बात मानो, ऐसा मत कहो, मुझे बात ठीक है कि मैं उसे मिलकर आया हूँ। तो मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है क्या तुमने वाकई में यहाँ पर फैसला कर लिया, अगर तुमने फैसला कर लिया तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूंगी। मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है तो फिर ठीक है, जाओ जाकर जैसा करो जैसा तुम करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जाकर अपनी मास्टर से मिल लो, यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर से जाकर मिल लो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है ठीक है मास्टर मो बिंगजान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाकर मास्टर से मिल लेता हूँ। तुम्हारा जुंजी उसे वहाँ पर थैंक यू बोलने के बाद वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। तुम्हारा जुंजी वहाँ से वापस अपने सॉन्ग स्नो राम में वापस आता है, जहाँ पर वो आइस फिनिक्स टेंपल में जाता है, जहाँ पर उसकी मास्टर से मिलने वाली है। तो अपनी मास्टर से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। जुंजी वापस आने के बाद कहता है मास्टर तुम्हारा डिसाइपल वापस आ चुका है। तो जुंजी अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मुझे पता है कि मैंने कौन सी गलती की है, इसलिए प्लीज मास्टर अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो तो प्लीज मुझे सजा दें। जुंजी वहाँ पर से वापस मुड़ जाता है और कहता है लगता है कि मास्टर यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ पर बातें करके वापस मुड़ जाता है, लेकिन उसकी मास्टर वहीं पर छुपकर सुन रही होती है, लेकिन उसकी मास्टर वहाँ पर से बाहर नहीं निकलती। जुंजी वहाँ पर से बात खत्म करने के बाद सीधा उस पूल की तरफ जाता है, जहाँ पर पूल के नीचे उसे एक लड़की मिली थी जिसके साथ उसने बात की थी। तो जुंजी दोबारा से पानी के अंदर छलांग लगाता है और पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक बड़े से आइस क्रिस्टल के अंदर एक लड़की कैद होती है। जुंजी उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे कहती है जुंजी तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो। तो जुंजी उसे कहता है मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी पावर्स को लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पावर्स दे सकती हो, क्योंकि मुझे किसी के साथ फेस टू फेस बात करनी है। जब मैं उसके साथ बात करने के लिए क्वालिफाइड हो जाऊँ तब मुझे उसके साथ बात करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे पावर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मुझे अपनी पावर्स दे सकती हो ताकि मैं उसके साथ उसको प्रोटेक्ट कर सकूं और उसकी रक्षा कर सकूं। जुंजी उसे कहता है प्लीज मुझे अपनी पावर्स दे दो। वो बार बार उसे यही कह रहा था कि प्लीज मुझे अपनी पावर्स दे दो। तो वो लड़की उसे कहती है मैं भी इस दर्द को अच्छी तरह से जानती हूँ, किसी से अलग होने का दर्द कितना होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फिलहाल के लिए मैं अपनी पावर्स को अपनी बॉडी से सेपरेट नहीं कर सकती। वो अपनी बॉडी के अंदर से एक पर्ल निकालती है जो कि वाटर पर्ल होता है। वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी सोल का एक हिस्सा दे सकती हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है अगर तुमने इसको कम्प्लीटली अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी और तुम 2 लेवल्स के साथ अप हो जाओगे, यानी तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएगी। इसलिए तुम्हें इसे कम्प्लीटली रिफाइन करना होगा और अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना होगा। जुंजी उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, वो उसके माथे के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होना स्टार्ट होता है। वो लड़की उसे कहती है अगर तुमने इसे वाकई में अपनी बॉडी में अच्छे से रिफाइन कर लिया और इसको ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मिस्टीरियस पावर्स है ये उससे ज्यादा बेहतर है, ये उसे इसमें ज्यादा पावर देगा और जो लॉन्ग रन के लिए काम करेगा। तुम्हारा जुंजी उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद उसके सामने अपना सर झुकाता है, उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है आइस फिनिक्स गार्ड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा और अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो आइस फिनिक्स गार्ड उससे कहती है अगर तुम वाकई में यहाँ पर मेरे शुक्रगुजार हो, तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे पास एक काम करो। उसे कहती है क्या तुम मुझे एक विश ग्रांट कर सकते हो। उसे कहती है मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जुंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, तो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज मुझे बताओ, जो भी तुम्हारे लिए मैं कर सका मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। तो आइस फिनिक्स गार्ड उसे कहती है अगर कभी ऐसा होता है कि हर एक चीज इंसान डिस्पेयर में खो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस वक्त मेरे पास चली आना, उस वक्त मेरे पास आना। तो साथ ही वो उसे क्रैक्स के बारे में बताती है। इन क्रैक्स के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, वो सारे गार्ड्स वहाँ पर क्रैक्स के लिए ही इस गार्ड कॉन्फ्रेंस को रख रहे थे। उसे बताती है कि इस वक्त दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान में जो क्रैक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो 100 फीट तक अंदर तक आ चुके हैं। उसके अंदर से क्रिम्सन लाइट निकल रही है। जब वो क्रिम्सन लाइट बहुत ज्यादा चमकना शुरू हो जाएगी तो मैं उस वक्त मेरे पास आना है। तो वो उसे कहती है उस वक्त मैं हर एक चीज को बेस्ट आउटकम की तरफ लेकर जा सकती हूँ, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। तो जुंजी उसकी बात के लिए एग्री करता है और उसके बाद वहाँ से बाहर निकल आता है। जैसे ही जुंजी पानी के अंदर से बाहर निकलता है उस वक्त उसकी मास्टर उसके सामने खड़ी होती है। तो जुंजी से कहता है मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मास्टर भी उसे कहती है तुम तो बहुत सा बेशर्म होते जा रहे हो, तुमने अपनी मास्टर को देखा लेकिन उसके सामने अपने घुटने टेक कर नहीं बैठे हुए, चलो जल्दी से अपने घुटने टेको और मुझे रिस्पेक्ट दो। तुम्हारा जुंजी जल्दी से उसके सामने घुटने टेकता है और उसे कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो मास्टर उसे कहती है तो तुम्हें इस मिस्टेक के बारे में पता है कि तुमने कौन सी गलती की है, लेकिन उसके साथ तुम बार बार वही गलती दोहराए जा रहे हो। जुंजी तुम बिल्कुल भी अच्छे डिसाइपल नहीं हो। मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे पहले से पता होता कि तुम ये सब कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हें अपनी इस आइस फिनिक्स जेल के अंदर कैद कर देती, हमेशा के लिए तुम्हें वहाँ पर कैद रखती ताकि तुम वहाँ पर फिनिक्स पैलेस में वहीं पर मर जाते। क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए गार्ड कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए तैयार हो? जुंजी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, फिर साथ उसे कहता है हाँ मास्टर वो बंदा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर उसे कहता है कि वो लड़की मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपने मेरी जान बचाई थी, बिल्कुल वैसे ही उस लड़की ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो लड़की मेरे साथ इतना अर्सा रही कि उसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, इसी वजह से वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। वो मेरे लिए बिल्कुल आपकी तरह है, वो मेरी पहली मास्टर है। लेकिन मास्टर उसके साथ साथ मैं जहाँ पर आपको भी नाराज बिल्कुल भी नहीं कर चाहता, जैसे मैं आपको नाराज नहीं करा वैसे बिल्कुल उसको भी नहीं छोड़ सकता।
तो उसकी मास्टर से कहती है अच्छा ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर फिनिक्स टेंपल के अंदर बैठ जाओ और वहाँ पर बैठे रहो जब तक कि मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन ना दूं। तुम्हें वहाँ से निकलना नहीं है, वहीं पर बैठे रहना है। तो मास्टर से कहती है मैं तुम्हें वापस उस गॉड कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ सालों तक रहो, कुछ सालों तक टेंपल में छुप कर रहो और उसके बाद अपने ब्लू पोल स्टार के ऊपर वापस चले जाना ताकि सभी लोग तुम्हारे नाम के बारे में भूल जाएं। मैं जुनची से कहता है मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं जुनची से कहता है मास्टर मैं यहाँ पर छुपने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं यहाँ पर से पावर ले सकूं। पावर लेने के बाद मैं अपनी पावर्स को तेजी से बढ़ा सकूं क्योंकि मैं इस गॉड कॉन्फ्रेंस को जीतना चाहता हूँ और पहले नंबर पर आना चाहता हूँ। मास्टर की बात सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? मैं जुनची से कहता है जैस्मीन ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। उसे लगता है कि मैं उसके लिए बर्डन बन जाऊंगा और मैं आसानी से बाकी लोगों के हाथों से मारा जाऊंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं उसकी भी रक्षा कर सकूँ। तो फिर तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा मुझे अपने साथ रखने के अलावा, वो मुझे अपने साथ रखेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मेरी पावर्स बहुत ज्यादा कम है, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है। इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। हम दोनों का एक दूसरे से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है सिर्फ और सिर्फ मेरी लो पावर्स की वजह से। जुनची यहाँ पर अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि उसके पास इतनी सारी पावर्स है। उसके पास फीनिक्स की पावर है, उसके पास ड्रैगन की पावर है, उसके पास इवल गॉड्स की पावर है, इसके अलावा फीनिक्स की पावर है और साथ ही गोल्डन क्रो की पावर है। वो जुनची कहता है मेरे पास इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद फिर भी मैं अपनी मास्टर मोली से नहीं मिल सकता। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर्स है, मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था। बाकी में मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे साथ ये सारी बहस गा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर जाकर मारे जाओ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 2 साल तक यहीं पर रुको। तुम 5 साल के लिए यहाँ पर आए थे, अभी 2 साल बाकी है। तुम अगर 2 साल यहाँ पर और रुकते हो तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। के बाद तुम गॉड कॉन्फ्रेंस में जाना और जाकर अपनी मास्टर से भी मिल सकते हो, या फिर 2 साल बाद तुम अपने ब्लू पोल स्टार के ऊपर जा सकते हो। तुम्हारा जुनची से कहता है लेकिन मास्टर मैं 2 साल के बाद वापस तो जा सकता अपने ब्लू पोल स्टार के ऊपर, लेकिन वो मेरा अकेला घर नहीं रहा। पोल स्टार ही सिर्फ मेरा घर नहीं है बल्कि अब स्नो राम भी मेरा घर है। मैं यहाँ पर आपका स्टूडेंट हूँ तो ये भी मेरा घर हुआ। मैं तो इस गॉड राम से भी अब ताल्लुक रखता हूँ। कम से कम इतना तो है कि मैं सॉन्ग स्नो राम का ही एक बंदा हूँ, क्योंकि सॉन्ग स्नो राम ने मुझे रहने के लिए जगह दी थी। तुम्हारा जुनची कहता है अगर मैं यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ और आसपास के शत्रु से तुम लोगों को बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें और अपनी मास्टर जैस्मीन दोनों को बचाना चाहूंगा। तुम दोनों को अपनी बाकी की सारी जिंदगी प्रोटेक्शन देता रहूंगा। मैं जुनची की मास्टर्स की बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है? मैं जुनची से कहता है जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा और मैं उसको सबक सिखाऊंगा क्योंकि मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ। तो उसकी मास्टर से फिर से कहती है मैं यहाँ पर तुमसे फिर से पूछ रही हूँ क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है? मुझे लगता है कि तुम्हें पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें अपने आप को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी पावर की जरूरत पड़े। मैं यहाँ पर से तो बिल्कुल मदद नहीं लेने वाली। फिर साथ ही मास्टर से कहती है पता नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो जान जिनको तुम्हारे जैसा स्टूडेंट क्यों मिल गया, मुझे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए था। और फिर साथ ही मास्टर अपने पास एक स्पेशल बीट निकालती है और उसे इसकी तरफ फेंकते हुए कहती है ये लो इसको खा लो। तुम्हारा जुनची कहता है लेकिन मास्टर ये तो आपका एक ट्रेजर है, ये तो आपके स्नोग्राम का एक ट्रेजर, आप मुझे क्यों दे रही हैं? मास्टर से कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर एक आर्टिफैक्ट है जो कि स्काई पॉइजन पर्ल है, वो हर किस्म के पॉइजन को रेड्यूस को नॉलिफाई कर सकता है। फिर भी मैं तुम्हें अपने पास स्पेशल बीट को दे रही हूँ, इसकी मदद से तुम बहुत सारे एलिक्सर्स को आसानी के साथ बना सकते हो। एक बहुत ही स्पेशल बीट है, इसको क्यांकुम बीट कहते हैं। अगर तुम इस बीट को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मिस्टीरियस फोर्स जो कि इसको गाइड कर सके और 5 एलिमेंट्स को एक साथ मर्ज कर सके, और वो चीज तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास मिस्टीरियस फोर्स है क्योंकि तुम्हारे पास स्काई पॉइजनस पर्ल है, तो ये स्काई पॉइजनस पर्ल है इसको तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। मुझे इस सब को इकट्ठा करने के लिए पूरा 1 साल लगा था। मैंने सारी एनर्जीज को एक भीड़ में इकट्ठा किया था पूरे 1 साल में। मैं जुनची से कहता है मास्टर तुम मेरे पर यकीन करो, मैं ये कर लूंगा। तो उसकी मास्टर से कहती है बातें करना बंद करो, चुपचाप मेरे पास बैठ जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अकेले इसको नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, इसके बावजूद तुम इसको नहीं कर पाओगे। साथ ही मास्टर से कहती है अपने पास उस वाटर बीट को बाहर निकालो जो तुम्हें अभी भी यहाँ से मिला है। तो वो अपने पास से वाटर बीट को निकालते हुए मास्टर की तरफ फेंकदार कहता है चलो मास्टर ये बीट तुम्हारा हुआ। उस बीट को अपने हाथ में पकड़ती है और उसकी एनर्जी को यूज करती है क्योंकि मास्टर के पास आइस फिनिक्स की पावर है, इसी वजह से वो उसको यूज कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। तो मास्टर उसके पीछे बैठ जाती है और जुनची उसके आगे बैठा होता है। वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में इंटर कर रही होती है और साथ ही उसे कहती है जल्दी से उस क्यांकुन बीट को निकालो और उसको खा जाओ, इसको खाने से तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो मास्टर से कहती है इस दौरान तुम्हें बहुत सा काशिश रहना होगा। अगर तुम यहाँ पर जरा सा भी इधर उधर अपने दिमाग को लेकर गए तो तुम इसके ऊपर से कंट्रोल खो दोगे और तुम ना तो इसको ऑब्जर्व कर पाओगे और साथ ही तुम्हारी पावर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। जुनची उस बीट को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है ठीक है मास्टर मैं इसको खाने लगा हूं, और वो उस बीट को खा जाता है। जैसे वो उस बीट को खाता है उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो उस एनर्जी की वजह से जुनची को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो जोर जोर चिल्ला रहा होता है और बेहोश होने लगता है। तो उसकी मास्टर से कहती है तुम्हें जागते रहना होगा क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है, अगर तुम यहीं पर बेहोश हो गए तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जुनची वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाते हैं। 3 दिन के बाद भी जुनची भी वहीं पर बैठा होता है और उसकी मास्टर उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को एंटर कर रही होती है ताकि वो आसानी के साथ उस बीट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। बीट की एनर्जी को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि हमारे जुनची के मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। तो उसकी मास्टर को कहती है लगता है कि तुम इतनी आसानी से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ये इसको ज्यादा देर तक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुनची के मुंह से
और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मेरी बस हो गई। उसकी मास्टर वहाँ पर सोच रही होती है यहाँ पर मुझे वो तरीका यूज करना पड़ेगा वरना ये यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो उसकी मास्टर कहती है तो मुझे यहाँ पर वो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस लड़के ने मेरी जान बचाई थी, तो इसका मतलब यह है कि मेरी जान इसकी हुई तो मैं अपनी जान को भी दांव पर लगा सकती हूँ इस लड़के को यहाँ पर बचाने के लिए। तो उसकी मास्टर के पास उसकी जो एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी को लगता है कि जैसे वो एक अलग स्पेस के अंदर है, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकली होती है और साथ ही वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। इतनी सारी आइस फिनिक्स एनर्जी सारी हमारी जुंजी की बॉडी के अंदर जाती है और साथ ही वहाँ पर उसके सामने एक बड़ा सा आइस फिनिक्स निकलता है। तो मास्टर से वहाँ पर मदद करती है उस सारी पील की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, सारी को उसकी बॉडी के अंदर कंटेन करने में, और हमारा जुंजी बड़ी आसानी से सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नेक्स्ट सीन हमें गॉड ब्राउन का दिखाया जाता है पर वो कंपटीशन हो रहा होता है। तो कंपटीशन अभी भी जारी होता है। तो यहाँ पर मास्टर चूही को दिखाते हैं। मास्टर चूही उन सभी लोगों से कहते हैं हमारा पहला प्रीलिमिनरी राउंड तो खत्म हो चुका और उसके बाद जितने भी बच्चे हार गए थे, जिन्होंने वहाँ पर फाइट को हार दिया था, सभी का आज यहाँ पर दोबारा से मैच होगा और उनमें से फिर से जो जीतेंगे वो आगे जाएंगे। तो उन लोगों को वो लूजर ग्रुप कह रहे होते हैं। वो कहते हैं लूजर ग्रुप का पहला राउंड आज यहाँ पर होने वाला है। हमारे जुंजी और पोजुन उन दोनों को भी दिखाते हैं कि वो दोनों अभी भी इस फाइट में होते हैं क्योंकि हमारे जुंजी ने पिछले मैच में गिव अप कर दिया था। तो इस बार जिसके साथ हमारे जुंजी की फाइट होनी है उसका नाम लू चंगहान होता है। तो लू चंगहान के साथ हमारे जुंजी की फाइट होनी है। वो सभी लोग देख रहे होते हैं। कहते हैं वो लड़का जिसका नाम जुंजी है वो तो यहाँ से जा चुका होगा क्योंकि वो एक डरपोक था, उसने फाइट शुरू होने से पहले वहाँ पर ना कर दी थी कि वो फाइट नहीं करेगा। वो लड़का तो अपनी सॉन्ग स्नो राम में भागकर वापस जा चुका होगा, अपनी मास्टर के बल्लू में जाकर छुप गया होगा। बाकी के सभी बच्चे कह रहे होते अगर हमारे पास इस तरह का कोई डायरेक्ट डिसाइपल होता और वो यहाँ पर इस तरह के मैच से भागता तो मैं तो उसे एक थप्पड़ मारकर उसकी जान ले लेता। तो सभी जनता वहाँ पर इस तरह की बातें कर रही होती है। जबकि ग्रेट एल्डर मास्टर मो बिंगजान से कहते हैं मो बिंगजान तुम्हें क्या लगता है? तो मो बिंगजान उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रेट एल्डर वो जरूर यहाँ पर आएगा और इस फाइट को जीतेगा भी। तो मास्टर चूही फिर से वहाँ पर अनाउंस करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर लूजर ग्रुप की पहली फाइट को अनाउंस करने वाले हैं। तो लू चंगहान और उसके साथ साथ जुंजी दोनों यहाँ पर आ जाओ। तो लू चंगहान वहाँ पर जंप करते हुए पहुंच जाता है क्योंकि वो तो वहीं पर मौजूद होता है, जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर नहीं होता। तो मास्टर चूही कहते हैं जुंजी तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब फिर से वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या जुंजी वाकई में यहाँ से डरकर भाग चुका है? वो यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में ये बात लिखी जाएगी कि एक लड़का जिसने इस तरह की जान कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जान गार्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के बावजूद वो इतना डरपोक था कि वो कंपटीशन से भाग गया और वापस ही नहीं आया। अभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वो लड़का तो वाकई में एक जोकर निकला, वो बहुत ज्यादा डरपोक निकला। तो बुड्ढा मास्टर भी वहाँ पर उसे कहता है, बुड्ढा एम्परर गार्ड उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बंदे को यहाँ पर होना चाहिए था, चलो जल्दी से यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करो, हमें इस तरह के कचरे से यहाँ से निजात चाहिए, इसको यहाँ से निकाल दो। यानी जुंजी को यहाँ से निकाल दिया गया है, उसे इस गार्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर लिखा भी नहीं जाएगा। मास्टर चूही कहते हैं कि मैं यहाँ पर आखिरी बार कह रहा हूँ जुंजी अगर तुम यहाँ पर हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वरना मैं यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करने वाला हूँ कि इस मैच को किसने जीता है। तो जैसे मास्टर चूही वहाँ पर अनाउंस करने लगते हैं उसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री मारता है। हमारा जुंजी वहाँ पर आने के बाद कहता है मास्टर चूही मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, स्नो राम से जुंजी यहाँ पर फाइट करने के लिए हाजिर है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो जुंजी है, क्या जुंजी वाकई में यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया है? मास्टर हुरूली कहते हैं चलो शुक्र है कि ये लड़का यहाँ पर पहुंच गया है, मुझे इसी लड़के से इसी तरह की उम्मीद थी, ये हमेशा कुछ इस तरह का काम करता है जो कि हमने सोचा भी नहीं होता। कह रहा है ये तो वाकई में यहाँ पर आ चुका है, लेकिन क्या वाकई में जो जुंजी है ये तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं इस लड़के का लेवल तो पहले से बढ़ चुका है, ये तो इस वक्त ट्राइबुलेशन राम के 8 लेवल पर पहुंच चुका है। इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि सिर्फ 3 ही दिन में इसने अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। मास्टर मो बिंगजान भी सोच रही होती है लगता है कि मेरी सिस्टर ने इसके साथ कुछ ना कुछ किया है, मेरी सिस्टर ने इसे इतनी पावर्स दी हैं। जबकि ड्रैगन एम्परर देखते ही समझ आता है। ड्रैगन एम्परर कहता है लगता है कि इस लड़के ने क्यांग बीट को एब्सॉर्ब किया जिसकी वजह से इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वरना ऐसा नहीं हो सकता था। मास्टर कैंग शीटियान कहते हैं अगर इस लड़के ने यहाँ पर एक सिंगल पिल को खाया होता, उस क्यांग पिल को खाया होता, फिर भी इसकी पावर्स इतनी ज्यादा तेजी के साथ नहीं कल्टीवेट इंप्रूव होनी थी, कि इसकी पावर्स इतनी तेजी के साथ इंप्रूव नहीं हो सकती थी। इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ना कुछ और मेथड को भी यूज किया है। मास्टर कैंग शेंटियान सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सॉन्ग स्नो राम को ओवर एस्टिमेट किया जा सकता है, वो सभी लोग कुछ उनके पास कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर है। पर दूसरे एम्पर उन लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि इस लड़के के ऊपर इस पिल को यूज करके उन्होंने इस पिल को वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये लड़का एक डरपोक है, एक लड़का डरपोक है, उसके ऊपर इस तरह की पिल को यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। ड्रैगन एम्पर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जूनियर बहुत ज्यादा सिंपल है? मुझे तो नहीं लगता कि ये जूनियर इतना ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। क्योंकि दूसरा एम्पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ड्रैगन किंग मुझे लगता है कि तुम्हारी नजर जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, मुझे तो इसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। वो छोटी लड़की जो कि कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले हमारे जुंजी के दिमाग के अंदर गई थी, अपनी बड़ी सिस्टर से कहती है बिग सिस्टर अब जबकि ये दोनों यहाँ पर आ चुकी है क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैट लगाएं, हम लोग काफी सारा पैसा जीत सकते हैं। बड़ी बहनों से कहती है नहीं हमें यहाँ पर बैट लगाने की क्या जरूरत है, जबकि हमें पहले से पता है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर चंगहान इस फाइट को जीतेगा। छोटी बहनों से कहती है यही तो वजह है मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हमें यहाँ पर बैट करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर लू चंगहान के ऊपर ही पैसा लगाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर वो लड़का जुंजी जीतने वाला है।
जुंजी, मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारी मिस्टीरियस पावर है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ वही इस मैच को जीतेगा। तो उसकी बड़ी बहन उसे कहती है, मीजिन तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में उस लड़के को जानती हो? तो मीजिन उसे कहती है, मुझे इतना पता है कि उस लड़के के पास कुछ ऐसा है जो कि उसे जिता सकता है। लू चंगहान हमारे जुंजी से कहता है, तुम कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुम फिर से यहाँ पर इस मैच में चले आए, तुम एक डरपोक इंसान हो, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरे 3 सेकंड दूंगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और फिर से सरेंडर कर लो जिस तरह तुमने पहली बार किया था। साथ ही वहाँ पर 3 की गिनती गिनना स्टार्ट करता है। तुम्हारा जुंजी उससे कहता है, लू चंगहान अगर इस तरह यहाँ पर ट्रैश का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुम्हें सरेंडर करवाना पड़ेगा। तुमने मुझे कचरा कहा, तुमने कहा कि मुझे यहाँ पर सरेंडर करना चाहिए, तो जब तक तुम यहाँ पर इस मैच में सरेंडर नहीं करोगे तब तक ये फाइट खत्म नहीं होगी। लेकिन साथ ही लू चंगहान वहाँ पर 3 तक गिनती गिनना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है 3, तो उसे कहता है, हम सभी लोग यहाँ पर परफाउंड ह्यूमंस हैं और हम सभी लोग यहाँ पर तब तक फाइट करेंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते। जैसा एक कचरे यहाँ पर माफी की भीख मांगेगा और कहेगा कि मैं सरेंडर करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों से सरेंडर करूंगा? और साथ ही वो 2 कहता है। उसके बाद उसकी गिनती 1 के पर पहुंच जाती है। वो 1 कहता है और कहता है, अब जबकि तुमने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया, मेरी 3 तक गिनती गिनने के बाद अब यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है। अब तुम यहाँ पर मेरे पर ब्लेम मत डालना कि मैंने तुम्हें बुरी तरह से पीट दिया। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। तुम्हारा जुंजी से कहता है, लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सबक सिखानी पड़ेगा। इसी के साथ ही वो अपने इवल गार्ड के 5th गेट को ओपन करता है। वो अपने 5th गेट को ओपन करता है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अपनी पावर्स को बढ़ाने के साथ ही यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग उसकी एनर्जी सर्च देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके लड़के की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है? तुम्हारे जुंजी ने अपने बाजू को सामने की तरफ किया होता है। सिर्फ बाजू को सामने करते हुए वो सामने वाले लड़के लू चंगहान को नीचे गिरा देता है। ऊपर बैठे जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग भी एक दूसरे से कहते हैं। ड्रैगन किंग कहता है, ब्रदर लॉन्ग क्या तुमने देखा उस लड़के ने क्या किया है? क्या अभी भी तुमने वहाँ पर एक एक्सप्लोजन देखा था जहाँ पर इतनी मिस्टीरियस पावर रिलीज हुई थी? ड्रैगन एम्परर उनसे कहते हैं, हाँ मैंने देखा, जब वहाँ पर उसने धमाका किया उस वक्त उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा वायलेंस वाली पावर्स थी। ड्रैगन एम्परर कहता है, पता नहीं इस लड़के ने अपनी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट्स को छुपा कर रखा हुआ है। पहले जितने भी टेस्ट को इसने पास किया उसने किसी न किसी सीक्रेट को यूज करते हुए टेस्ट को पास किया था। ग्रेट एल्डर भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये हमारा जुंजी है? क्या ये वही जुंजी है? यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में उस लड़के को नीचे गिरा दिया है। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं इनको क्या हो गया है। बाकी के सभी लोग कहते हैं, लू चंगहान का क्या होगा? लू चंगहान की बाजू लगता है कि वहाँ पर टूट चुकी है। जुंजी ने अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए जो एनर्जी को रिलीज किया था उसके बाजू के साथ हिट हुआ था और उसका बाजू लगता है टूट गया है। चंगहान का बाजू वाकई में काफी बुरी तरह से जख्मी होता है और वो वहाँ पर नीचे गिरा होता है और कहता है, तुमने यहाँ पर चीटिंग की, तुमने यहाँ पर किसी न किसी मिस्टीरियस प्रोटेक्टिव वेपन को यूज किया होगा ताकि तुम यहाँ पर चीटिंग कर सको। इसके बावजूद तुम मेरे पर अटैक कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, वरना मैं नीचे कैसे गिरता? तुम्हारे जुंजी उसे कहता है, चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ और जल्दी से मेरे साथ फाइट करो। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि परफाउंड मैन हो, तुम लोग ह्यूमनली एम्परर राम के लोग हो, तुम लोग यहाँ पर हमसे फाइट करते हो जब तक तुम मर नहीं जाते। इस बार हमारा जुंजी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जब हमारा जुंजी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, चंगहान उसे कहता है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें मार कर रहूंगा। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो हमारा जुंजी उसके मुंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ ही उसके बाजू को पकड़ता है, डोबी पिछाड़ की तरह उठाकर उसे ग्राउंड के ऊपर पटक मारता है। जुंजी जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है और उसे कहते, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर सरेंडर करो। तो चंगहान उठने के बाद अपने पास से तलवार निकालता है, हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा जुंजी उसकी तलवार को अपनी दोनों उंगलियों में पकड़ता है और दोनों उंगलियों के साथ स्निप करते हुए उसकी तलवार को ही तोड़ देता है। साथ ही अपने हाथ को उसकी गर्दन के ऊपर रखता है और उसका गला दबाना स्टार्ट करता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो रहा था और उसके साथ ही उसके पेट के ऊपर पंच भी मार रहा होता है। हमारा जुंजी उसे उठाकर फिर से ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। हमारा जुंजी उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जैसे भौंकने वाले कुत्ते के पास भौंकने के अलावा कुछ और स्किल्स भी होंगे कि तुम काट भी सकते होगे, लेकिन तुम तो वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक भौंकने वाले कुत्ते ही निकले। तो जुंजी कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर थे जिसकी वजह से तुम मुझसे हार चुके हो। तुम्हारा जुंजी उसे नीचे गिराने के बाद उसके ऊपर पांव रखकर खड़ा होता है और उसे कहता है, अब चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर सरेंडर करोगे या नहीं। तुम्हारा जुंजी कहता है, अब मुझे ये तो पता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करोगे, कि तुमने फाइट से पहले कहा था कि एक असली मैन कभी भी सरेंडर नहीं करता बल्कि वो मरने तक फाइट करता है। लगता है कि अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना पसंद करोगे सरेंडर करने की बजाय। हमारा जुंजी उसे कहता है, चलो देखते हैं कि तुम सरेंडर करते हो या नहीं। इसी के साथ वो फिर से उसे पंच मारता है। वो उसे पंच मारता है जबकि उसका जो मास्टर बाहर खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाता है और कहता है, जुंजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से मारने की? के ऊपर अपना पाँव रखकर खड़ा होता है और उसके ऊपर जब आखिरी ब्लो देता है तो उस वक्त उसका मास्टर या फिर उसका फादर होता है वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में उतर आता है और उसे कहता है, जुंजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारने की या मेरे स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से मारने की? तो वो मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर आता है। उसे कहता है, जुंजी अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। मास्टर चोयो से कहता है, शैंग्यू राम के मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप वापस अपनी जगह के ऊपर चले जाएं जहाँ पर आप सभी लोग बैठकर मैच देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मेडिटेशन के दौरान किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, हम लोग यहाँ पर आपको ये इजाजत नहीं दे सकते, ये भी यहाँ का एक रूल है। तो वो काफी गुस्सा होता है। तो जबकि मास्टर वहाँ पर उसे कह रहा होता है, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं लड़का यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के हारने के बाद भी फिर भी उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से अटैक कर रहा है, ये लड़का चाहता क्या है? मुझे लगता है कि इसकी इंटेंशन बहुत ज्यादा बुरी है। तो मास्टर चोयो से कहते हैं कि यहाँ पर इस गेम का रूल ये है कि अगर आप यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको अपने मुंह
उसे यहाँ पर सरेंडर कहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि लू चंगहान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, वो फाइट करना चाहता है, तो इसका मतलब वो फाइट करेगा। और वो यहाँ पर सरेंडर कह देता है, तभी हम लोग यहाँ पर इस गेम को खत्म करेंगे। मास्टर कहते हैं अच्छा फिर ठीक है, मैं यहाँ पर लू चंगहान की तरफ से हार मानता हूँ, हमारा सेक्टर यहाँ पर हार मानता है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लोग यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर रुकवा दे। मास्टर चूहे से कहते हैं जब भी रूल्स के खिलाफ है तुम यहाँ पर उसकी तरफ से सरेंडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ना ही यहाँ पर हार मान सकते हो, जब तक वो खुद वहाँ पर ये नहीं कहता कि उसने हार मान ली है, तब ये फाइट खत्म नहीं होगी, या तो वो वहाँ पर मरेगा या फिर वो वहाँ पर सरेंडर करेगा। तो मास्टर चूहे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है शंगुई राम के किंग, मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम यहाँ पर फाइटिंग एरिया में नहीं आ सकते, तुम यहाँ से अभी नहीं गए, मेरी लास्ट वार्निंग के बाद भी मैं तुम्हें उठाकर स्काई राम से बाहर निकाल दूंगा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। थैंक यू राम का किंग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से वापस चला जाता है। हालांकि वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसे गालियां दे रहा होता है कि दूसरी तरफ चंगहान वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के गिरने के बाद अभी भी वहाँ पर सरेंडर नहीं कर रहा था। हमारा चुंची फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है लू चंगहान, मैं यहाँ पर तुम्हें 3 ब्रेथ का टाइम देने वाला हूँ, यानी 3 सांस का टाइम दूंगा, मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड है, चलो उसके बाद देखते हैं कि तुम यहाँ पर सरेंडर करते हो या फिर यहाँ पर मुझसे माफी की भीख मांगते हो और फिर सरेंडर करते हो। उसका मास्टर भी बाहर से चिल्लाकर उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुमने मैच के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये बात कही थी, यहाँ पर हम लोग हाई राम के लोग हैं, हम लोग सरेंडर नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तो तुम अगली फाइट के लिए अपने आप को तैयार कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, जो बात तुमने कर दी उसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपने आप को फोर्स करो, अपने खुद मारे जाओ। तुम्हारा चुंची से कहता है मास्टर ये तुम्हारे बिग यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा महान और तुम लोग ऐसे लोग हो, हम जैसे लोअर राम के लोगों को बहुत ही लो नजर के साथ देखते हो, तुम्हें लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर इतनी आसानी के साथ सरेंडर कर देगा, क्योंकि इसने कहा था कि सरेंडर करना बेकार लोगों का काम है, लोअर राम के लोगों का काम है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अगर उसने यहाँ पर सरेंडर किया तो इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर सरेंडर करेगा? अब तुम्हें बचाओ, तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है? बाकी की सारी जनता भी वहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद काफी हैरान होती है, सभी लोग वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं ये वाकई में बहुत ज्यादा कमीना निकला, ये तो बहुत ज्यादा जालिम भी है, लड़के ने यहाँ पर एक दूसरे पावरफुल सेक्टर को, एक दूसरे पावरफुल राम को बहुत ही बुरी तरह से ऑफेंड कर दिया है। पता नहीं मो जानजिन इसको प्रोटेक्ट भी कर पाएगी या नहीं, क्योंकि सॉन्ग स्नो राम इन लोगों के राम से लोअर है, यानी कि वो इतने पावरफुल नहीं है। ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर ग्रेट थिंग्स को अचीव कर पाएगा, यानी कि इस कंपटीशन को जीत पाएगा या नहीं? जबकि मास्टर कैंग शेंटियन वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर इस मैच को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया। पहले मुझे लगा था कि ये लड़का डर कर भाग गया, लेकिन वापस आने के बाद इस लड़के ने यहाँ पर ये बात साबित कर दिया है कि इसके पास स्ट्रेंथ भी है। चंग्यू राम के मास्टर यानी कि चंगहान के फादर फिर से मास्टर चूही से कहते हैं मास्टर चूही, आपको भी दिखाई दे रहा है कि मेरा बेटा चंगहान वहाँ पर हार चुका है, मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर इस मैच को और ज्यादा स्टार्ट करवाना चाहिए, आपको इस मैच को रोक देना चाहिए। युंची तो उसको नहीं छोड़ेगा, वो बस यहाँ पर उसको यहाँ पर बुरी तरह से पीट रहा है, सभी लोगों के सामने उसको बदनाम कर रहा है। उसके इस मूव की वजह से न सिर्फ हमारी इंसल्ट हो रही है बल्कि आप लोगों की भी इंसल्ट हो रही है, इस गार्ड कॉन्फ्रेंस की भी इंसल्ट हो रही है। वो वहाँ पर उसके सरेंडर करने के बावजूद उसके ऊपर अटैक कर रहा है, सभी लोगों के सामने मेरे बेटे को शर्मिंदा कर रहा है। आपको नहीं लगता कि उसको इस तरह का मूव यूज नहीं करना चाहिए? मास्टर चोयू से कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैच के स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे बेटे लू चंगहान ने पहले उसकी इंसल्ट की थी, सभी लोगों के सामने उसको शर्मिंदा किया था और उससे कहा था कि 3 सांस में यहाँ से माफी की भीख मांगेगा। अब यहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका बदला है। तुम्हें यहाँ पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हारे बेटे की अपनी गलती है। इसी के साथ ही मास्टर चो हुई वहाँ पर लू चंगहान से कहते हैं लू चंगहान, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस थी वो बर्बाद हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि तुम और ज्यादा कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकते, तुम कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं यहाँ पर हरा हुआ घोषित करता हूँ। इसका मतलब यह है कि युंची ने इस मैच को जीत लिया है। लू चंगहान से कहता है नहीं मास्टर चो हुई, मुझे अभी भी यहाँ पर फाइट करनी है, तुम मुझे ऐसे हारा हुआ नहीं मान सकते, मैं नहीं हारा, मुझे भी फाइट करनी है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर चो हुई उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पर इस बात का अनाउंस कर देते हैं कि कौन किसने इस मैच को जीता है। तो वहाँ पर कहते हैं तो लूजर ब्रैकेट के पहले मैच में युंची ने इस मैच को जीत लिया जो कि सॉन्ग स्नो राम से है। तो युंची इस मैच को जीतने के बाद वो तीसरे राउंड में पहुंच चुका है, जबकि लू चंगहान का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। लू चंगहान को बैटल ऑफ गार्ड से एक्सपेल किया जाता है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं क्या वाकई में इस लड़के ने इस मैच को जीत लिया? हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का बिना चीटिंग के मैच को जीत सकता है, लेकिन पता नहीं आगे से कितनी आगे तक जा सकता है, क्योंकि अभी इसके साथ जिसकी फाइट हुई है वो तो हारा हुआ इंसान था, यानी कि ये सभी लोग लूजर ग्रुप में थे, इसी वजह से इसने फाइट को जीत लिया। ये तो इस लड़के के लिए बहुत ज्यादा लकी बात है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक मैच को जीत लिया। इसके लिए इतना भी लकी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की 8वें लेवल पर है। आगे के राउंड में जो पास होकर आगे गए हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ चंगहान के फादर से कहता है चंगहान क्या तुम ठीक हो? चंगहान अपने फादर से कहता है हाँ फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पर हार नहीं मान दी। जबकि हमारा युंची वहीं पर खड़े खड़े उसे बू का इशारा करता है, यानी ये उसे थम्स डाउन का इशारा करता है, जिसकी वजह से उस बेचारे के मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हमारा युंची वहाँ पर से बड़ी एटीट्यूड के साथ वापस की तरफ मोड़ पड़ता है। सभी लोग यहाँ पर ये सब कुछ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। युंची जानबूझकर यहाँ पर ये वाली सारी हरकतें कर रहा है ताकि सभी लोगों की नजर में उसका नाम और भी ज्यादा रोशन हो जाए, सभी लोग देखें कि यहाँ पर कोई सॉन्ग स्नो राम से युंची भी आया है। युंची जल्दी से जंप करते हुए वापस अपनी साइड के ऊपर जाता है, जहाँ पर ग्रेट एल्डर से कहते हैं युंची क्या तुम वाकई में ये
तुम हो। तुम्हारा जुनजी से कहता है हाँ ग्रेट एल्डर जो मैं ही हूँ। मास्टर मो बिंगजान ग्रेट एल्डर से कहती है ग्रेट एल्डर ये एक सीक्रेट मेथड था, मेरी बहन ने मुझे बताया था, सेक्टर लीडर ने बताया था कि उसने जुनजी के लिए सीक्रेट मेथड तैयार किया हुआ है जिसकी मदद से वो इसकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकती है। लगता है कि वो इस सब में सक्सेसफुल रही है, उसने इसकी कल्टीवेशन को वाकई में बढ़ा दिया है। ग्रेट एल्डर कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो अब ये हमारे लिए कंपटीशन को जीत सकता है। मास्टर मो बिंगजान हमारे जुनजी से कहती है जुनजी तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमको कुछ बताना है। तुम्हारा जुनजी से कहता है ठीक है मास्टर मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन क्या बात करनी है। मास्टर मो बिंगजान हमारे जुनजी को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद से कहती है जुनजी जब मास्टर मोबिंग के साथ वहाँ पर जा रहा होता है तो मोली भी वहीं पर होती है। मोली ऊपर से देखती है और उसे कहती है जुनजी तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में वापस क्या करने के लिए आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का कहा था, वापस आने का नहीं कहा था। आखिर तुमने मेरी बात को सुना क्यों नहीं? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर चले आए। तुम्हारी मोली भी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त एम्पर गॉडेस उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। एम्पर गॉडेस उसके पीछे आती है तो मोली उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी होने की? तो मोली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इन दोनों का पहले से आपस में झगड़ा चल रहा है इसी वजह से। मोली पहले तो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन फिर साथ ही वो वहाँ पर शांत हो जाती है और फिर साथ ही वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ पर चले जाने के बाद वो एम्पर गॉडेस कहती है इसका मतलब ये बात वाकई में सच है, ये काफी ज्यादा बदल चुकी है। पहले तो ये मुझे वहाँ पर डिटेक्ट भी नहीं कर पाई और ऊपर से यहाँ पर से गुस्सा करने के बाद चली भी गई। इसके साथ उसका जो बुढ़ा मास्टर होता है वो वहाँ पर आता है, उससे कहता है तो बहुत ही बुरा हुआ, स्लॉटर गार्ड ने आपको ढूंढ लिया, कहीं इसके साथ कहीं बुरा ना हो जाए, वो कहीं आपके ऊपर अटैक ना करे। एम्पर गॉडेस उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे पहले का यहाँ पर डिस्कवर किया हुआ है लेकिन फिर भी वो मेरे पर अटैक नहीं कर रही और वहाँ से चली गई है। मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है लेकिन इसके बावजूद वो अपने गुस्से को शांत करके यहाँ से चली गई है। से कहती है अंकल गू मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुनजी के ऊपर नजर रखें, आपको यहाँ पर किसी भी और चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लॉटर गॉडेस वो मेरे पर दोबारा अटैक नहीं करेगी। यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं वो भी बड़े आराम के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस लड़के के पास जो चीजें हैं वो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड डिफाइंग ह्यूमन बुक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें उस लड़के के पास हैं, उस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो हमारा जुनजी मास्टर मो बिंगजान के साथ दूसरी तरफ जा रहा होता है तो वो दोनों चलते हुए काफी दूर जाकर रुकते हैं। मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है मास्टर मो बिंगजान हमारे जुनजी से कहती है जुनजी तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले में तुम्हें कोई भी कीमत अदा कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, इसी वजह से तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। क्योंकि मास्टर मो बिंगजान जब पहली बार हमारे जुनजी की दुनिया में गई थी तो ये काफी बुरी तरह से जख्मी थी। हमारे जुनजी ने अपने पॉइजनस पर्ल की मदद से इसकी मदद की थी। मास्टर मो बिंगजान हमारे जुनजी से कहती है मेरी बड़ी बहन यानी कि मो शिनजान उसने तुमसे कुछ भी नहीं लिया और ना ही तुम्हें कोई भी ओ करती है, इसी वजह से उसने अभी तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ अपनी वजह से किया है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारी मास्टर है, इसी वजह से वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी मास्टर को शर्मिंदगी हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मास्टर हर्ट हो। मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती। हमारा जुनजी से कहता है मास्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा और मेरी मास्टर कभी भी मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होगी। मास्टर मो बिंगजान चलाकर उसे कहती है क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम्हारे पास जो करंट स्ट्रेंथ आई है ये सारी की सारी पावर तुम्हारे पास कहाँ से आई है, किसने तुम्हें ये सारी पावर्स दी है? हमारा जुनजी से कहता है मुझे पता है कि ये सारी पावर्स कहाँ से आई है, मेरी मास्टर ने मुझे एक ज्ञानकुन पिल दी थी, उस पिल को खाने के बाद मेरे पास एक वाटर बीड था, उस वाटर बीड की मदद से उसने मेरे गिर्द एक बैरियर क्रिएट किया था जिसके अंदर बैठकर मैंने सारी पिल्स की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया था, इसको रिफाइन किया था। तो मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ उस पिल की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर आई है, मुझे ये बताओ फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से ये तुम्हारी मास्टर का ऑरा क्यों निकल रहा है? तुम्हारे जुनजी से कहता है ये ऑरा तो मेरी बॉडी के अंदर से निकलेगा क्योंकि वो ज्ञानकुन पिल बहुत ज्यादा पावरफुल थी, मैं उसको रिफाइन नहीं कर पा रहा था, तो मास्टर ने अपने ऑरा को मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया था। मास्टर वहाँ पर बैठकर मेरी मदद कर रहे थे और उसका ऑरा मेरी बॉडी के अंदर जा रहा था, इसी वजह से उसका ऑरा मेरी बॉडी के अंदर से निकल रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है? तो मास्टर मो बिंगजान उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी बहन ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, इस बात का मतलब यह है कि वो तुम्हें इस बारे में बताना भी नहीं चाहती थी। तुम्हारा जुनजी से कहता अब इस बात का क्या मतलब है, क्या मेरी मास्टर ने जहाँ पर फिर से मेरे लिए कुछ और ऐसा किया है वजह से उसकी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर असर पड़ा होगा? तुम्हारा जुनजी जहाँ पर अपनी पावर्स को महसूस करता है और कहता है मेरे पास से मुझे कोल्ड ऑरा महसूस हो रहा है जो कि मेरी मास्टर का है। जुनजी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मास्टर ने मुझे अपनी पावर्स तो नहीं दे दी? याद आता है कि जब वो वहाँ पर बेहोश हो गया था उसके बाद मास्टर मो बिंगजान मास्टर जान जिन उसकी बॉडी के अंदर आती है और अपनी पावर्स उसको देती है। जुनजी जहाँ पर यही सोचने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मास्टर ने फिर से उसे अपनी पावर्स दे दी, पहले भी मास्टर उसके लिए ऐसा कर चुकी है। हमारा जुनजी सब कुछ सोचने के बाद पैलेस मास्टर मो बिंगजान से कहता है मास्टर मो बिंगजान मैं यहाँ पर इस बात का वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरी मास्टर का नाम खराब हो जाए, क्योंकि मास्टर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा है। तो पैलेस मास्टर मो बिंगजान उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी वादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें अपनी मास्टर के साथ करना चाहिए। तो पैलेस मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है चलो अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है, चलो चल के मैच देखते हैं। जुनजी पैलेस मास्टर मो बिंगजान दोनों वहाँ पर वापस आ जाते हैं। जब हमारा जुनजी वापस आकर अपनी सीट के ऊपर बैठता है तो ब्रदर पोजन उसके पास आता है। जुनजी से कहता है ब्रदर पोजन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों चले आए हो? तुम्हारी फाइट जिसके साथ होने वाली है वो जुन जीली के साथ है। तो पोजन उसे कहता है तो इस बात से क्या मसला है, मैं उस फाइट को अगर नहीं
जीत पाया तो कोई बात नहीं। जुनजी से कहता है नहीं ये बात नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब हम लोग जहाँ पर एंटर होने वाले थे उस वक्त मेरी मास्टर ने जुन ज़ेली को वहाँ पर हमारे सामने घुटने टिकवाए थे, मेरे सामने माफी मंगवाई थी। अब तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए तो इसका मतलब यह है कि वो भी तुम्हें देख लेगी और उसे लगेगा तुम मेरे दोस्त हो, की वजह से वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारेगी और तुम्हें बुरी तरह से जख्मी कर सकती है। हो सकता है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करे, वजह से ब्रदर पोर्शन तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। तो ब्रदर पोर्शन उसे कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ गया, मुझे ये भी पता है कि जुन ज़ेली और मेरी पावर्स लेवल के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है, फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उसके साथ फाइट कर सकूं और उसके साथ अच्छे से फाइट करूंगा। मास्टर हू रूली उसे कहते हैं पोर्शन बेटा तुमने वाकई में बहुत ही अच्छी बात की। हाँ ठीक है कि तुम दोनों के दरमियान में पावर लेवल का गैप है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम उसके साथ अच्छे से कम्पीट कर सकते हो। मास्टर पोर्शन उसे कहते हैं चाहे तुम्हारा ओपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ फाइट जरूर करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर फाइट किए बगैर हार नहीं माननी चाहिए, यही तो कल्टीवेटर्स एक प्रैक्टिशनर का ख्वाब होता है। इसी के साथ ही मास्टर चू हुई सभी लोगों से कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने सेकंड राउंड के पहले मैच को स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड राउंड का पहला मैच फायर गॉड राम से पोर्शन और दूसरी तरफ से वर्ल्ड मास्टर की सक्सेसर जुन ज़ेली के दरमियान में होने वाला है। तो दोनों जल्दी से यहाँ पर अरीना के सेंटर में आ जाओ, दोनों यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करो। हमारा पोर्शन अपने लोगों से कहता है मास्टर हू रूली हमारा जुनची हमें वहाँ पर जाने वाला, मैं जाकर फाइट करने वाला हूँ। तो दोनों कम्पिटिटर्स जब वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो इसी के साथ ही मास्टर चूही उन दोनों के सेंटर में खड़े होकर कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के सेकंड राउंड को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करो। मास्टर चूही जैसे वहाँ पर फाइट करने का कहते हैं, इसी के साथ ही ब्रदर पोर्शन वहाँ पर एक पावरफुल अटैक को यूज करता है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज कर रहा है, तो उसके पास जितनी एनर्जी होती है एनर्जी को गैदर करता है, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फायर क्रिएट करता है। वो फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके सामने जुन ज़ेली खड़ी होती है, वो जुन ज़ेली के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर अरीना में हर तरफ सिर्फ आग ही आग होती है क्योंकि वो फायर गॉड राम से और फायर को यूज कर सकता है, इसी वजह से उसने एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक को यूज किया था। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वहाँ पर हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही होती है। हमारा जुनजी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो पोर्शन का जो फायर अटैक तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसने यहाँ पर अपनी पावरफुल पावर को यूज करते हुए एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुल पावर को यूज किया है और एक बहुत ही पावरफुल धमाका किया है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता अगर मेरे पास इस तरह की पावर्स होती, क्योंकि सभी लोग जो मैच देख रहे होते हैं वो सभी लोग भी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं फायर गॉड राम का ये लड़का तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यहाँ पर इसने बहुत ही पावरफुल अटैक किया, इतना पावरफुल अटैक, क्या ये वाकई में फायर गॉड राम का सबसे जीनियस स्टूडेंट है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये स्वर्ड मास्टर की सक्सेसर को हरा पाएगा या नहीं। जुन ज़ेली इससे काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या वो यहाँ पर इसके अटैक से अफेक्टेड होगी या नहीं। वहाँ पर हमारे पोर्शन ने जो पावरफुल अटैक किया था वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सभी लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं कि धुआं हटने के बाद वहाँ पर से क्या दिखाई देगा। हटने के बाद वहाँ पर जब सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं तो जुन ज़ेली अपने हाथ को साइड के ऊपर करके उसके सामने जितनी भी फायर होती है वो सारी की सारी डेसिपेट हो जाती है और जुन ज़ेली बिल्कुल सही सलामत वहाँ पर खड़ी होती है, जहाँ तक उसके कपड़े भी नहीं जले होते। देखने के बाद ब्रदर पोर्शन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ जुन ज़ेली सामने से गायब होती है और बड़ी स्पीड से उसके सामने पहुंच जाती है। जुन ज़ेली गायब होने के बाद हमारे पोर्शन के सामने पहुंच जाती है और उसके सामने आने के बाद वो अपनी तलवार को यूज नहीं कर रही बल्कि अपने हाथ को उसकी गर्दन के पास लाकर रखती है। उसका एनर्जी अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सिर्फ एक हाथ के अटैक के साथ ही वो पोर्शन की गर्दन के ऊपर जब अटैक करती है तो पोर्शन उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। मास्टर हू रूली जल्दी से जंप करते हुए अपने पोर्शन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है जूनियर जूनियर क्या तुम ठीक हो। जूनियर बेचारे की तो हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, वो बेचारा वहाँ पर सख्ते में पड़ा होता है, यानी कि वो बोलचाल भी नहीं रहा होता। इसी के साथ ही जुन ज़ेली वहाँ पर उनकी इंसल्ट करते हुए कहती है क्या तुम्हारी फायर गॉड राम में क्या ये सबसे ज्यादा जीनियस बंदा था, क्या इसके ज्यादा पावरफुल बंदा तुम्हारे पास नहीं है। ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी फायर गॉड राम की फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। मास्टर हू रूली इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स के मुताबिक वो इस लड़की को कुछ नहीं कह सकते। तो मास्टर मो बिंगजान उसके पास आती है और उसे कहती है मास्टर हू रूली ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, मुझे लगता है कि आपको इसे यहाँ से लेकर जाना चाहिए, जाएं जाकर इसका इलाज करवाएं, लड़की को आप हमारे पर छोड़ दें, हम इस लड़की से इस बात का बदला जरूर लेकर रहेंगे। हमारा जुनची जुन ज़ेली से कहता है जुन ज़ेली मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे दोस्त के ऊपर बुरी तरह से अटैक किया और उसे जख्मी कर दिया। तुमने इसके ऊपर अपना गुस्सा उतार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया क्योंकि बाद में तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मास्टर मो बिंगजान हमारे जुनची से कहती है तुमने इसकी तलवारबाजी के स्किल्स को देखा, इसने यहाँ पर अपनी तलवारबाजी को यूज भी नहीं किया। लगता है कि इस वक्त जुन ज़ेली की पावर इतनी ज्यादा है कि वो लू चैंगशैंग के साथ मुकाबला कर सकती है, यानी कि वो दोनों एक ही पेज पर हैं। तुम्हारा जुनची से कहता है लेकिन मुझे ये बताएं क्या इन दोनों की आपस में फाइट होने वाली है, लू चैंगशैंग और इसके साथ साथ जुन ज़ेली इन दोनों की आपस में फाइट होगी। तो मास्टर मो बिंगजान से कहती है लू चैंगशैंग का मुकाबला तो इसके साथ हो भी नहीं सकता, अगर दोनों की फाइट होती है तो लू चैंगशैंग इसको हरा देगा क्योंकि इस रीजन में उससे जैसा पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है, यंगर जनरेशन में से एक मॉन्स्टर की तरह है। अगली फाइट उसी की होने वाली है, तुम देख सकते हो कि वो कैसे यहाँ पर फाइट करेगा। मास्टर चू हुई भी वहाँ पर इस बात का अनाउंस कर देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर एक और मैच हमारा खत्म हो चुका है, पोर्शन ने यहाँ पर इस मैच को हार दिया। पोर्शन के मैच के हारने के बाद जुन ज़ेली अगले राउंड में चली गई है, यहाँ पर हम लोग तीसरे राउंड को शुरू करने वाले हैं। तीसरे राउंड में जहाँ पर
मैच होगा चैंग चैंग और उसके साथ एक लड़का है जिसका नाम लू बिंगचुआन है। इन दोनों के यहाँ पर आपस में फाइट होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ ही मास्टर चू इन दोनों से कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। लू चैंग चैंग को अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वो बाईचुआन से कहता है बाईचुआन तुम यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक कर सकते हो, चलो तुम पहले शुरुआत करो। तो वो उसको इशारा भी करता है तो बाईचुआन से कहता हाँ क्यों नहीं, बिंगचुआन से कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं यहाँ पर पहले शुरुआत करता हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसके पास भी फायर टाइप की पावर्स होती है। वो अपनी फायर के साथ वहाँ पर एक जबरदस्त बड़ा पावरफुल ड्रैगन बना लेता है। सुनची मुझे देखकर काफी हैरान होता है, कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा पावर्स हो सकती हैं। मास्टर मो बिंगजान माया जुंची को इसके बारे में बताती है। वो कहती है इसके पास जो स्पेशल ड्रैगन है इसको ग्लोरी ड्रैगन होली वर्ल्ड कहते हैं। फैमिली वालों के पास इस तरह की स्पेशल इनहेरिटेंस की पावर है। कहा जाता है कि एंशिएंट ट्रू ड्रैगन्स जो हुआ करते थे उनके पास इनके पास ट्रू ड्रैगन की पावर आई है। बिंगचुआन अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद यानी अपने ड्रैगन को रिलीज करने के बाद सामने लू चैंगशेंग से कहता है ब्रदर लू चैंगशेंग अब तुम्हारी बारी है। तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते मेरे इस ड्रैगन को सिर्फ 50 मूव्स में हरा देती हो तो मैं बड़ी आसानी के साथ तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। लू चैंगशेंग से कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने पास अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिससे वो होली थंडर स्वॉर्ड कहता है। और इसी के साथ ही वो तलवार को निकाल लेता है। वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। काफी हैरान होता है जब वो अपनी पावर्स को वहाँ पर रिलीज करता है तो शेंगकैंग उसे कहता है तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा स्पेशल है, तुमने यहाँ पर ड्रैगन एबिलिटीज को यूज किया। ड्रैगन पावर्स को यूज करते हुए तुमने जो शील्ड बनाई है नहीं लगता कि मेरी थंडर स्वॉर्ड इस शील्ड को तोड़ पाएगी, वो भी 50 सेकंड्स में। तो अपनी थंडर स्वॉर्ड के साथ पहले उसने उसके शील्ड के ऊपर अटैक किया था लेकिन उसको वापस बुला लेता है। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को वहाँ पर चेंज करता है एक स्पेशल वेपन में जिसका नाम कामिकाजे होता है। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है जबकि शेंगकैंग वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। तो उसके पास कुछ कामिकाजे होता है यानी वो एक त्रिशूल की तरह का होता है। उसको उसकी तरफ फेंकना है तो उसकी शील्ड के साथ जाकर टकराता है। तो यंग मास्टर लू उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है अपने डिफेंसिव पावर्स के साथ, लेकिन उसके बैरियर के अंदर क्रैक पड़ जाता है। बैरियर के अंदर क्रैक पड़ने के बाद बैरियर टूट जाता है और यंग मास्टर लू जो होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लू चैंगशेंग ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि लू फैमिली के बाकी लोग जो कि बाहर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में मोर्टल सन होने के लायक है यानी गॉड सन होने के लायक है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ यंग मास्टर लू भी उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर शील्ड को तोड़ देते हो 50 ब्रेथ्स में तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर सरेंडर कर दूंगा, लेकिन तुमने तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में इसको तोड़ दिया। सुनची अपनी मास्टर मो बिंगजान से पूछता है मास्टर मो बिंगजान क्या वाकई में यही वो लू चैंगशेंग है जिसके बारे में हम बात करनी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 4 होली सन्स में से एक है, सभी के सभी 4 होली सन्स हैं, लेकिन ये वाला सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? जुन ज़िली के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मास्टर मो बिंगजान से कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक को यूज किया, अभी तुमने उसकी रियल पावर देखी कहाँ है? मास्टर मो बिंगजान से कहती है तुमने यहाँ पर इसको थंडर को यूज करते हुए देखा है, अभी तुम्हें सिर्फ इतना पता है, लेकिन ये एक डुअल कल्टीवेटर भी नहीं है, ये एक 3 कल्टीवेटर है। डुअल कल्टीवेटर वो है जिसके पास थंडर और विंड की पावर है, लेकिन इसके पास थंडर विंड और अर्थ की पावर है, इसके पास ट्रिपल पावर्स हैं, वजह से ये इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इतना ही नहीं है, जो चीज इसको ज्यादा स्पेशल बनाती है वो इसकी तलवारबाजी है। इसकी तलवारबाजी बाकी सभी लोगों से ज्यादा बेहतर है। पास जो स्वर्ड एनर्जी है, इसके पास जो स्वर्ड गैंग है, इसके पास जो स्वर्ड इंटेंट है वो सभी के सभी बाकी सभी से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये बंदा तो वाकई में एक मॉन्स्टर की तरह है। इस जैसे मॉन्स्टर ये कभी कभी दुनिया में पैदा होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ हजारों सालों में इस तरह का कोई और मॉन्स्टर पैदा होने वाला है, और इस तरह का मॉन्स्टर कोई भी नहीं हो सकता। लगता है कि अगले 1000 साल में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये यहाँ के ऊपर ग्राम के जो गार्ड्स हैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मास्टर मो बिंगजान जुनजी से कहते हैं जुनजी मुझे पता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, तुम यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस ऑफ गार्ड को जीतना चाहते हो, तुम यहाँ पर पहली रैंक को हासिल करना चाहते हो, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने यहाँ पर इसको फाइट करते हुए देखा है लू चैंगशेंग को, तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम इसको हरा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको हरा पाओगे? तुम्हारा जुनजी से कहता है मास्टर अगर मैं आपको यहाँ पर सच्ची बात बताऊं तो मैं इस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और मुझे लगता है कि मैंने इन 4 होली सन्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता नहीं है कि इन चारों के साथ फाइट मेरी इतनी ज्यादा आसान रहेगी, चारों के साथ मुझे बहुत ही मुश्किल के साथ फाइट जीतना पड़ेगा। जुनजी से कहता है पहले मास्टर बिंगजान मुझे ये तो बताओ जुन ज़िली और इसके साथ साथ सुई जिंगजुई, मुझे ये बताओ कि उन दोनों के बारे में क्या है? वो दोनों भी होली सन्स हैं, वो दोनों चैंगशेंग के साथ मुकाबला कर सकती हैं, इसके मुकाबले में वो कितनी स्ट्रॉन्ग है? मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है लू चैंगशेंग उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है, इसका मतलब ये है कि वो लोग इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा जुनजी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। इसी के साथ ही ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ड्रैगन एम्परर बाकी सभी एम्परर्स बैठे होते हैं। ड्रैगन एम्परर लोगों से कहते हैं तो ड्रैगन एम्परर लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि इस बार के कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको देखा जा सकता है, लू चैंगशेंग है और दूसरी वो लड़की है मीजिन, वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को शो ऑफ करवाते हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे रीजन में इस रीजन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू जनरेशन के बच्चे बन जाएंगे। एम्परर भी उनकी बात सुनने के बाद कहता है ड्रैगन एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इस बार की गार्ड कॉन्फ्रेंस को क्यों रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी ईस्टर्न का जो फ्यूचर है वो सारे का सारा इन्हीं बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा, जो 4 बच्चे हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे। इसके साथ ही मास्टर कैंग शीटियान लोगों से कहते हैं ड्रैगन एम्परर मास्टर एम्परर मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर किसी एक और बंदे को बोल रहे हैं, शायद आप एक और बंदे को बोल रहे हैं जो कि यहाँ पर ट्राइबुलेशन राम में रहते हुए गार्ड राम के लोगों को बड़ी आसानी से हरा सकता है, गार्ड राम के लोगों का सामना कर सकता है, उनको अपने पाँव के नीचे कुचल सकता है, शायद आप उस बंदे को भूल रहे हैं। मास्टर कैंग शीटियान लोगों से कहते हैं लगता है कि आप लोगों को अभी तक उस लड़के की असली पावर्स का अंदाजा नहीं हो पाया, लोगों को लगता है कि लू चैंगशेंग यही यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसके पास इतनी
इतनी पावर्स हैं जो आप देखकर हैरान हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़के के पास जो पावर्स हैं तो मिलियन ईयर्स में कोई एक बार पैदा होता है जिसके पास इस तरह की पावर्स होती हैं। मास्टर कैंग शीटियन उन लोगों से कहते हैं, मैं यहाँ पर इस बात को आज प्रिडिक्ट करता हूँ कि शुनची नाम का जो लड़का है वो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा ब्लैक हॉर्स है, यानी कि उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस कंपटीशन को जीतने की वो पूरी सलाहियत रखता है। इसके साथ ही मास्टर चूही उन सभी लोगों से कहते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी तीसरी गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरी गेम यहाँ पर मेन ग्रुप से होगी। यहाँ पर शुई मीजिन की फाइट होने वाली है लियू गॉन्ग जी के साथ। जल्दी से दोनों यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर फाइट करो। शुई मीजिन वहाँ पर आने के बाद अपने सामने वाले लड़के ओपोनेंट से कहती है, प्लीज मुझे यहाँ पर एडवाइस करो, यानी कि इसलिए कहा जाता है कि दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, फेयर एंड स्क्वायर फाइट करेंगे। दूसरा लड़का उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है यहाँ पर फाइट करते हैं। इसी के साथ ही मीजिन अपने पास से अपना वेपन निकाल लेती है। उसके पास एक बड़ा सा बाला होता है। तो हमारा शुनची देखकर कहता है, ये लड़की काफी ज्यादा छोटी है, उम्र इसकी काफी ज्यादा कम है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से ये यहाँ पर एक बड़े से वेपन को भी यूज कर रही है। तो मास्टर मियो मो बिंगजान उसे कहती है, मास्टर से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इसके पास जो वेपन है इसको ग्लेज लाइट बटरफ्लाई कहा जाता है। ग्लेज लाइट बटरफ्लाई एक एंशिएंट बीस्ट के साथ बनाई गई है। एंशिएंट बीस्ट की बॉडी के साथ इसको बनाया गया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंशिएंट बीस्ट की पावर्स को ये यूज कर सकता है। दूसरी तरफ से वो लड़का अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मिशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जबकि इस तरफ से अपने वेपन को रेडी करती है और उसे कहती है, अच्छा तो तुमने मेरे पर पहले पर अटैक किया है। इसके साथ ही वो अपने पास से बटरफ्लाइज को रिलीज करती है। तो उसके पास जो वेपन होता है वो बटरफ्लाइज में चेंज हो जाता है। बटरफ्लाइज जो होती है उसकी एनर्जी को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। सामने वाला लड़का बहुत सा हैरान हो जाता है। इसके साथ ही मिशन पीछे वाले साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। शुनची देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है, इस लड़की ने जहाँ पर उसको एक इल्यूजन में फंसा दिया, ये लड़की तो बहुत ज्यादा कमाल की है। तो मास्टर मो बिंगजान हमारे शुनची को बताती है कि यहाँ पर इसने जो फैंटेसी बटरफ्लाई डांस टेक्निक को यूज किया है वो हमारी सॉन्ग स्नो राम की ब्रोकन शैडो टेक्निक के जैसी है। जैसे मास्टर मो बिंगजान इस टेक्निक को यूज करती है कि तुमने उस शैडो टेक्निक को यूज करते हुए तीसरे लेवल को पार किया था। ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। मिशन जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचती है, अपने भाले के साथ उसके घर पर अटैक करने लगती है। उसी के साथ ही उसके ओपोनेंट को सामने की तरफ एक वाटर टेक्निक दिखाई देती है। वो कहता है, तो एक मिस्टीरियस पावरफुल टेक्निक है, लेकिन ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल की टेक्निक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस टेक्निक के साथ मुझे हरा पाओगी? ये तो लगा था कि तुम यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक को यूज करोगी। और इसी के साथ ही वो लड़का अपनी तलवार को उठाकर मिशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे लगता है कि मिशन उसके सामने खड़ी है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। उसे लगता है कि ये रियू को वाटर टेक्निक है और उसके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है। लेकिन बाहर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। तुम्हारा शुनची कहता है, ये मैच तो खत्म हो चुका है, उस लड़की ने मैच को जीत लिया है। जबकि मास्टर चूही भी वहाँ पर कहते हैं, ये कंपटीशन खत्म हो चुका है, ये फाइट खत्म हो गई है। तो मिशन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, लो मैंने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया। असल बात यहाँ पर आप बताते हैं, क्योंकि उस लड़की ने जब फैंटेसी टेक्निक को वहाँ पर रिलीज किया था वो लड़का एक इल्यूजन में चला गया था। उसे लगा कि वहाँ पर उसने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन असल में वो खुद ही जंप करते हुए अरीना से बाहर चला गया था। वो अरीना से बाहर गया, उसी वक्त मास्टर चूही ने ऐलान कर दिया कि ये मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि लड़का खुद ही अरीना से बाहर चला गया है। वो लड़का खुद भी हैरान हो रहा था और कहता है, ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं अरीना से बाहर कैसे आ गया? मास्टर चूही कहते हैं, अब जबकि यहाँ पर दूसरे ओपोनेंट है अरीना को छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि मिशन ने इस मैच को जीत लिया है। तो मिशन इस मैच को जीतकर आगे चली गई है। मास्टर मो बिंगजान मैं शुनची को बताती है कि ये भी एक बहुत ही टफ ओपोनेंट होने वाली है, क्योंकि ये इंसान की सोल के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, जो उसके दिमाग को इतनी बुरी तरह से कंट्रोल करती है कि इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। जैसे जो चाहे वो उससे करवा सकती है। जैसे कि अभी तुमने जहाँ पर देखा, इसने उस लड़के को बिना उसके जाने उसको अरीना से बाहर भेज दिया। वहाँ शुनची से कहता है, हाँ इसकी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिबल है। उसी के बाद मास्टर चूही कहते हैं, तो यहाँ पर अब लूजर ग्रुप से नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर नेक्स्ट ओपोनेंट्स आ जाओ, जिनका नाम मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट फाइट मैं शुनची और दूसरे वू गुइकी के दरमियान में होने वाली है। शुनची मास्टर मो बिंगजान से कहते हैं, मेरी बारी है। मास्टर चूही वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि वू गुइकी और साथ में शुनची दोनों यहाँ पर अरीना में आ जाओ और आकर फाइट करो। तो मास्टर मो बिंगजान हमारे शुनची से कहती है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे के साथ तुमने चीटिंग की थी, इसी वजह से वो तुमसे बदला लेगा। शुनची कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों वहाँ पर अरीना में पहुंच जाते हैं। एक तरफ वो गुइकी होता है, दूसरी तरफ हमारा शुनची होता है। तो मास्टर चूही उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग फाइट को स्टार्ट कर देते हो, जबकि हमारा शुनची वो गुइकी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों से ही मरना लिखा हुआ था, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे पास चले आए हो। दूसरी तरफ से वो गुइकी से कहता है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे ओपोनेंट हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कितनी बुरी तरह से बदला लेने वाला मरने वाले हो। जबकि दूसरी तरफ से हमारा शुनची अपने फिफ्थ गेट को ओपन करता है और उसे कहता है, चलो ठीक है, देखते हैं कौन हारने वाला है। वो अपनी तलवार निकालता है। तलवार को निकालने के बाद वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है। तो हमारा शुनची वहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो गुइकी इस बात से काफी हैरान होता है कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ गई है। हमारा शुनची अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाता है और उसके बाले के ऊपर अटैक करता है, यानी कि वो सामने से अपने बाले के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। शुनची उसके ऊपर और ज्यादा जोर डाल रहा होता है। जब वो उसके ऊपर और ज्यादा जोर डाल रहा होता है, इसी के साथ ही हमारा शुनची तलवार को पीछे
पीछे की तरफ झटका देता है। वो कोई की जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। उस बेचारे के मुंह के अंदर से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मास्टर वो भी देखकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा उसे कैसे हार सकता है, मेरा बेटा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वो गोइकी की कल्टीवेशन हमारे जुंजी से ज्यादा है, इसी वजह से वो ऐसा कह रहे होते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ क्या है? जबकि वो गोइकी भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि इस लड़के ने यहाँ पर कौन से अटैक को यूज किया, ये मुझसे कमजोर है लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। कि हमारा जुंजी कहता है मैं फिर से आ रहा हूँ। वो फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जंप करता है। गोइकी कहता है कि इस बार मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जो कि सीलिंग टेक्निक होती है। स्पेशल सीलिंग टेक्निक को यूज करते हुए हमारे जुंजी की बॉडी के इर्द गिर्द काफी सारी रोप्स बना देता है जो कि एनर्जी से बनी होती है और उसे वहाँ पर सील कर देता है। साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी व्हाइट यांजू इस स्पेशल व्हाइट टेक्निक से कैसे बच पाते हो। अब तो तुम यहाँ पर अपनी एक उंगली को भी नहीं हिला पाओगे, तुम यहाँ पर मेरे पर कैसे अटैक करोगे। जबकि हमारा जुंजी भी सामने हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये रोप्स मुझे यहाँ पर रोक पाएंगी। और इसी के साथ ही वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सारी रस्सियां टूट जाती हैं और उसी के साथ ही वो आगे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि वो गोइकी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी रोप्स को कैसे तोड़ दिया, मेरी सीलिंग टेक्निक को कैसे तोड़ दिया। जुंजी वहां पर अपनी तलवारबाजी के पहले फार्मूला को यूज करते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालता है। हमारा जुंजी अपनी तलवार को बाहर निकालता है, इसी के साथ ही वो गायब होगा। बड़ी स्पीड से वो गोइकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारा जुंजी अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपने बाले के साथ हमारे जुंजी के अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता और उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। हमारा जुंजी फिर से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर से जाकर उसे किक मारता है। जुंजी उसे ऊपर वाली साइड से एक जबरदस्त किक मारता है जिसके साथ वो बेचारे की पसलियां भी तोड़ देता है। नीचे का सारा ग्राउंड भी टूट जाता है, यानी कि उसके नीचे ग्राउंड में काफी ज्यादा दरारें पड़ जाती हैं। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कैसे हो सकता है, ये लड़का जिसे हम लोग समझते थे कि चीटिंग करके यहाँ पर पहुंचा ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चूही कहते हैं कि यहाँ पर वो गोइकी कोमा में चला गया है, यानी कि वो बेहोश हो चुका है। इसी वजह से वो बैटल को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इस बैटल का अनाउंस करते हैं, यानी कि हम लोग इस बैटल का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। जुंजी जो कि सॉन्ग स्नो राम से है, उसने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है और वो 4th राउंड के लिए क्वालीफाई हो चुका है, यानी कि वो अगले राउंड में जाएगा। सभी जनता इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और कहती है ऐसा कैसे हो गया, क्या ये लड़का बस जहाँ पर ऐसे ही हार गया। हमें तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि इस लड़के ने वो गोइकी को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया है। तो ड्रैगन एम्परर जो के ऊपर बैठे थे उन सभी लोगों से कहते हैं कि अब तो अभी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये लड़का फेक है, क्या तुम्हें लगता है कि ये चीटिंग करके यहाँ पर इस मैच को जीता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बुड्ढा एम्परर से कहता है योर हाइनेस, क्या आपकी डोमेन में भी क्या इस तरह का कोई जीनियस है? क्या आपने कभी इस तरह के जीनियस को देखा है जो कि लोअर राम में हायर राम के लोगों को हरा सकता हो? ड्रैगन एम्परर से कहता है नहीं, मेरी पूरी राम में इस तरह का कोई भी जीनियस नहीं है। हम लोग यहाँ पर मास्टर कैंग शीटियान को कैसे बोल सकते हैं जो कि पहले से हमारे जुंजी की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। मास्टर कैंग शीटियान फिर से हमारे जुंजी की तारीफ करते हुए कहते हैं मैंने तो पहले भी यहाँ पर यही कहा था कि अगर ये लड़का मेरी राम में होता तो मैं इस लड़के को अपना स्टूडेंट बना लेता। मेरी ऑफर यहाँ पर वैलिड है, लेकिन मैं अब इस लड़के को और ज्यादा देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले राउंड में ये लड़का फाइट करे तो मैं देखूं कि इसके पास और कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। बुड्ढा एम्परर से कहता है लेकिन ये लड़का तो इस वक्त हमारी ईस्ट डोमेन में है, यानी कि ये हमारी राम में है। तुम्हें यहाँ पर इस लड़के को अपना स्टूडेंट बनाना है तो तुम्हें पहले यहाँ पर मुझसे परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि इसने गार्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसका मतलब यह कंपटीशन का विनर बनेगा तो ये हमारा होगा। यहीं पर उस गार्ड एम्प्रेस को भी दिखाते हैं तो एम्प्रेस गार्डेस वहाँ पर खड़ी होती है तो उसके साथ उसके अंकल गो होते हैं। वो उसे कहते हैं मैंने अपनी 20,000 साल की जिंदगी में इस तरह का जीनियस कभी नहीं देखा। ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने अभी भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स को छुपा कर रखा हुआ है। पर गार्डेस उसे कहती है जो बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। मुझे लगता है कि हीवनली बुक की बजाय हमें इस लड़के के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे हीवनली बुक की बजाय इस लड़के के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है। ये लड़का मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। गार्डेस अंकल से कहते हैं अंकल गो अपने तजुर्बे के साथ मुझे ये बताओ कि ये लड़का इस कंपटीशन में कितना ज्यादा आगे तक पहुंच पाएगा, इसकी लिमिट क्या है? तो अंकल उसे कहते हैं अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी अगली फाइट लू लैंगचुआन के साथ होने वाली है। लू लैंगचुआन जिसके पास फैमिली ट्रेजर है, यानी कि वो ड्रैगन की पावर्स को यूज कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का उसके साथ फाइट को जीत पाएगा। इस लड़के की लिमिट वहीं पर है, ये उस फाइट को हार जाएगा। दूसरी तरफ मीजिन की बड़ी सिस्टर से कहते हैं मीजिन जैसा कि तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुमने इस लड़के के बारे में कहा था कि ये एक जीनियस है, बिल्कुल वैसा ही है। सभी लोग अब सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सभी के फोकस की बन चुका है। तो मीजिन उसे कहती है लेकिन सिस्टर मैंने भी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो बस इतना कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हमारा जुंजी वापस अपने ग्रैंड एल्डर के पास जाता है तो ग्रैंड एल्डर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लड़के तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया, क्या तुम वाकई हमारे जुंजी हो? जुंजी कहता है ग्रैंड एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर मेरी तारीफ करने के लिए। सब कुछ तो मुझे मेरी मास्टर ने सिखाया था, तो मास्टर को थैंक यू बोलना चाहिए। मास्टर मो बिंगजान हमारे जुंजी के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अगली फाइट किसके साथ होने वाली है? तुम्हारा अगला ओपोनेंट हु पोयन होने वाला है। मैं जुंजी से कहता है हाँ मास्टर मुझे पता है कि मेरा अगला ओपोनेंट हु पोयन है, अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं जुंजी से कहता है मास्टर मो बिंगजान मुझे लगता है कि मुझे जाकर पोयन से बात करनी चाहिए। मैं पहले जाकर उससे बात करूंगा और उसके बाद हम लोग इस बारे में डिसाइड करेंगे कि उसके साथ फाइट करनी है या नहीं। मैं जुंजी वहाँ से सीधा फानकार राम के रेजिडेंस की तरफ जाता है। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो मास्टर हुरूली पहले वहाँ पर खड़े होते हैं। वो उससे कहते हैं लड़के तुम टाइम के ऊपर आयो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, जाकर उससे बात करो। काफी उदास है क्योंकि जुन जीली के साथ उसकी फाइट बहुत ही बुरी रही, इसी वजह से वो उदास होकर बैठा हुआ है। जुंजी से कहता है मास्टर हुरूली मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ, प्लीज मुझे उसके पास लेकर चले, मुझे उससे बात करनी है। मास्टर हुरूली से कहते हैं जुन बॉय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उसे रूम के
अंदर लेके जाते, जबकि पोजुन वहाँ पर बिस्तर के पास बैठा होता है और काफी उदास होता है। तुम्हारा जुंजू से कहता है ब्रदर पोजुन अब तुम्हें क्या हो गया। जुंजू से कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने सुबह फाइट स्टार्ट होने से पहले तुमसे क्या कहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जुन जिली के साथ अगर तुम्हारी फाइट हुई तुम्हारे ऊपर मेरा गुस्सा उतारेगी, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है और उसने जब देखा कि हम दोनों का आपस में रिलेशन है तो इसी वजह से उसने तुम्हारे पर गुस्सा उतारा। तो पोजुन से कहता है तो इससे वहां से क्या फर्क पड़ता है, उसने मेरे पर गुस्सा उतारा लेकिन अपनी तलवार को निकाले बिना उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मुझे हरा दिया। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उसका एक अटैक यानी उसकी तलवार भी निकलवा पाता। मुझे इस बात का दुख बहुत ज्यादा है कि मैं इस कंपटीशन में यहाँ तक पहुंच गया लेकिन मैं एक ओपोनेंट को उसकी तलवार निकालने में मजबूर नहीं कर पाया। मैं इतना कमजोर हूँ। ये बात पहले से पता थी कि मैं वहाँ पर इस मैच को हारने वाला हूँ। पोजुन वहाँ पर काफी ज्यादा उदास होता है, कहता है जब मुझे पहले से पता था कि मैं उससे फाइट को हारने वाला तो मुझे तैयारी करके जाना चाहिए थी कि वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर्न राम के गार्ड्स बैठे हुए थे। इतने सारे गार्ड्स के सामने मैं इतनी बुरी तरह से हार गया, मेरी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। जुंजू उसके पास बैठे हुए कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ। वो उसे कहता है ये कहानी लोअर राम की है, जब मैं लोअर राम में हुआ करता था उस वक्त की ये कहानी है। तुम्हारा जुंजू से कहता है जब मैं लोअर राम में था उस वक्त मेरा सामना एक ऐसे दुश्मन के साथ हुआ था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और मुझे पता था कि मैं उसको हरा नहीं सकता। मेरा मॉर्टल एनिमी था, अगर मैं उसको नहीं हराता तो मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी को मार देता, वो उन सभी लोगों को मार सकता था। इसी वजह से मुझे उसे फाइट करनी ही थी। उस वक्त मेरी हालत तो तुमसे भी ज्यादा बुरी थी क्योंकि वो जो दुश्मन था वो इस जुन जिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे उसको हराना था। लेकिन मुझे वहाँ पर फाइट करनी पड़ी अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उसे फाइट करना पड़ी। लेकिन तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी हालत में हो। जुंजू से कहानी सुनाने के बाद कहता है मैंने उस फाइट से एक बात सीखी थी कि हमारा ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमें उससे फाइट को जीतना पड़ेगा, हमें अपनी जीन जान लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग अपने आसपास के लोगों को बचा सके। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना है क्योंकि हर बार हारना हमें एक नई सीख सिखाता है। ब्रदर पोजुन उसकी बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा हौसला मिलता है। वो उसे कहता है ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जुंजी, तुमने यहाँ पर मुझे कहानी सुनाकर मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा दिया। लगता है कि मेरी जिंदगी का वो पेज पुराना हो गया, अब मैं यहाँ पर अगले वर्ग को पलटने वाला हूँ। जुंजी से कहता है मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें इस उदासी से मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा। जबकि मास्टर हू रूली जो कि दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने पोजुन को उदासी से निकाल लिया तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास गोल्डन क्रो होली स्वर्ड आ जाए लगता है कि तुम वहाँ पर उस छोटी लड़की को आसानी से हरा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारा पोजुन आगे बढ़ता जाकर मास्टर हू रूली के सामने झुकते हुए से कहता है मास्टर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर मुझे गार्ड ऑफ राउंड में एंटर होने के लिए यहाँ पर सब कुछ किया, यहाँ तक कि आपने अपने टैलेंट को भी वेस्ट कर दिया। मास्टर आपके पास जो कुछ भी था आपने मुझे यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस यानी इस कंपटीशन में भेजने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, आपने दांव पर लगा दिया। मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में आ सकूँ और आकर आपका नाम रोशन कर सकूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर हू रूली से कहते हैं मेरे बच्चे क्या तुम्हें पता है कि मैं एक टीचर हूँ, तुम्हारा मास्टर हूँ और मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा स्टूडेंट आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा जैसा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। तुम्हारा जुंची मास्टर खू रूली से कहता है मास्टर खू रूली आपने यहाँ पर अभी अभी एक तलवार के बारे में कहा, गोल्डन क्रो होली स्वर्ड के बारे में, मुझे ये बताएं कि गोल्डन क्रो होली स्वर्ड क्या है। तो मास्टर हू रूली से कहते हैं वो एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है। क्या तुम्हें पता है कि गॉड्स की एज से वो अभी तक हमारे पास है। गोल्डन क्रो होली स्वर्ड का मतलब यह कि वो गोल्डन क्रो के पास हुआ करती थी और उसके बाद से वो हम लोगों ने संभाल कर रखी हुई है हमारी गॉड फायर राम में, लेकिन वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आ सकी क्योंकि कहा जाता है कि वो इस वक्त गॉड बर्गल हेल के अंदर दबा है, वहीं पर दफन है, लेकिन कोई भी वहां पर जाकर उसको हासिल नहीं कर सका। गॉड फायर राम में से भी कोई भी वहां पर नहीं जा सकता, कोई भी उसको टच नहीं कर सकता, वो इतनी पावरफुल तलवार है, ऊपर से वो फायर के अंदर वहां पर दफन है, किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। ब्रदर पोर्शन भी कहता है ब्रदर जुंची गोल्डन क्रो होली स्वर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड है। मैं अपनी लाइफ में उसको हासिल करने की कोशिश करता रहा, मैंने भी उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। मैं जुंची से कहता है कि ब्रदर पोर्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि तुम एक ना एक दिन उस स्वर्ड को ढूंढ लोगे, वो तलवार तुम्हारी हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा जुंची वहां पर अपनी वापस रेजिडेंस में आता है, यानी कि अपनी सोंग स्नो राम की रेजिडेंसी में वापस आता है। मास्टर मो बिंगजान के पास आता है और उसे कहता है मास्टर मो बिंगजान मुझे ये बताएं कि कल मेरी फाइट किसके साथ होने वाली है। हालांकि पिछली एपिसोड में मास्टर मो बिंगजान ने उसे बताया था कि उसकी फाइट पोर्शन के साथ होने वाली है। तो मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है मैंने तुम्हें कल बताया था कि तुम्हारी फाइट पोर्शन के साथ हो सकती है, तुम्हारी फाइट आज पोर्शन के साथ ही होने वाली है। ये बात सुनने के बाद हमारा जुंची काफी हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ब्रदर पोर्शन के साथ फाइट कैसे कर सकता हूँ। मैं तो अभी अभी उसे जाकर हौसला देकर आया हूँ कि तुम्हें इस फाइट में ऐसे फाइट करनी है, तुम्हें फाइट करनी होगी क्योंकि तुम हार नहीं मान सकते हो। और इसका मतलब यह अब उसे मेरे साथ फाइट करना पड़ेगी, क्या वो मेरे साथ फाइट करेगा। तो मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के की कल्टीवेशन वो गुइकी से कम है और ऊपर से उसके पास जो गोल्डन फ्लेम्स है वो गोल्डन फ्लेम्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे सामने कोई और थ्रेट है कि तुम उसको आसानी से हरा सकते हो। तुम उसके साथ फाइट करोगे तुम उसे आसानी से हराकर आगे पहुंच सकते हो। तुम्हारे जुंची से कहता है मास्टर यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मैं उसको हरा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको हरा सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि मैं ब्रदर पोर्शन को हराना चाहता हूँ या नहीं। अभी अभी एक मैच हारा है मेरी वजह से, जिलियन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया था, मेरा गुस्सा उसके ऊपर उतारा था। तुम्हारा जुंची कहता है चलो फिर ठीक है, ये वाला फैसला ब्रदर पोर्शन के ऊपर छोड़ते हैं। तो पोर्शन मुझसे फाइट करना चाहता है या नहीं, अगर वो मुझसे फाइट करना चाहेगा तो फिर मैं उसके साथ सही तरह से फाइट करूंगा जिस तरह मैं किसी दूसरे ओपोनेंट से फाइट करता हूँ और उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सभी लोग अरीना में पहुंच जाते हैं, मास्टर चू हुई कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लूजर ग्रुप की चौथी मैच को स्टार्ट करने वाले हैं। मैच में जहाँ पर जुंची की फाइट होने वाली है, सोंग स्नो राम से जुंची के दूसरी तरफ से फायर कार्ड राम से हो पोर्शन आपस में फाइट करने वाले हैं। तो
हु पोजन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लोग यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं लेकिन ब्रदर पोजन वहाँ पर नहीं आता। तो मास्टर चू ही कहते हैं लगता है कि फायर गार्ड ड्राम से पोजन यहाँ पर नहीं आने वाला। मास्टर हु रूली उन लोगों से कहते हैं कल के मैच में मेरा स्टूडेंट बुरी तरह से जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जख्मी होने की वजह से वो इस वक्त रेस्ट कर रहा है, इस कंपटीशन में आके हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तो मास्टर चू ही उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मास्टर चू ही उसे कहते हैं इस बैटल ऑफ गॉड में यहाँ पर एक रूल है कि कोई भी दूसरे की तरफ से यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकता कि वो मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसे मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम देता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर इस फाइट के लिए अपीयर नहीं होता तो उसके बाद उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो इस कॉन्फ्रेंस में आगे नहीं बढ़ सकता, वो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं खेल पाएगा। नेक्स्ट सीन में 15 मिनट के बाद का दिखाया जाता है। 15 मिनट के बाद मास्टर चू हुई कहते हैं तो लगता है कि पोजन वाकई में यहाँ पर नहीं आने वाला। तो जुनची ने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है। जुनची इस मैच को जीतने के बाद फाइनल्स में पहुंच चुका है। बाकी के सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लकी है, इसने यहाँ पर एक और मैच बिना जीते ही मैच में आगे पहुंच गया। इस लड़के ने पहले भी बहुत सारी चीटिंग्स किया और यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैच को जीते बिना आगे पहुंच गया है। यहाँ पर टॉप 8 में पहुंच चुका है, यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं। लेकिन हम लोग इसके बारे में ये भी नहीं कह सकते कि ये लड़का कमजोर है क्योंकि इसने वू गुई को हमारे सामने हराया था। लेकिन इस लड़के का सफर यहीं पर खत्म होने वाला है क्योंकि अब इसकी जिसके साथ फाइट होने वाली है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में सभी लोग वो हैं जो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। चूहे उन लोगों से कहते तो हम लोग यहाँ पर अपने क्वार्टर फाइनल्स को अनाउंस करने वाले हैं। तुम सभी लोगों के सामने क्वार्टर फाइनल्स की लिस्ट आने वाली है, कौन किसके साथ फाइट करेगा। तो क्वार्टर फाइनल्स की लिस्ट में सबसे पहले जो फाइट होती है हमारे जानने के लिए इसमें जो है वो ये है जोन जीली की फाइट होने वाली है लू शेंग के साथ। ये दोनों ही टॉप नंबर के खिलाड़ी है। और दूसरी तरफ से हमारे जानने के लिए जो बात है वो ये है कि हमारी जुनची की फाइट होने वाली है लू लैंगचुआंग के साथ, यानी यंग मास्टर लू के पास जिसकी फैमिली के पास एंशिएंट ड्रैगन की पावर्स हैं। हमारा जुनची भी ये देखने के बाद कहता है तो इसका मतलब यह है कि मेरी फाइट लू लैंगचुआंग के साथ होने वाली है। ये भी 4 होली सन्स में से एक है। देखने के बाद ऊपर जो मास्टर बैठे होते हैं वो लोग कहते हैं ये लड़का जिसका नाम जुनची है, जिससे तुम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, उस लड़के की गेम यहाँ पर खत्म होने वाली है, इससे आगे वो लड़का नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा एम्पर गॉड उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के के लिए इतना ही काफी है। इस लड़के ने यहाँ पर लोअर राम में रहते हुए हायर राम के लोगों को हराया है। इसने यहाँ पर वू गुइकी को हराया था। ये बताओ कि पिछले 3000 साल में यहाँ पर कोई ऐसा आया है जिसने यहाँ पर अपने से हायर राम के लोगों को हराया हो, या फिर तुम्हारे रीजन में कोई ऐसा लड़का है जिसने अपने से हायर राम के लोगों को इतनी आसानी से हरा दिया हो। मास्टर चैंग कैंग भी उनसे कहते हैं हाँ शिपा तो बड़ी अफसोस किया कि कल जिस लड़के का बस यहाँ पर खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर आकर काफी कुछ हासिल किया है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी गार्ड राम में सभी लोगों ने इसका नाम जान लिया है। तो बुड्ढा एम्पर गार्ड उन लोगों से कहता है मुझे ये तो पता है कि कल वो लड़का फेल होने वाला है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कल की फाइट में वो लड़का हमें कुछ ऐसा दिखा देगा जिसको देखने की हमने उम्मीद ना की हो, क्योंकि हमें इस फाइट में मजा आना चाहिए। तो हमारा जुनची अपनी मास्टर बिंगजान से कहता है मास्टर मो बिंगजान अब मुझे जाकर रेस्ट करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया जो भी मैंने देखना था और मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। मो बिंगजान उसे कहती है अच्छा ठीक है जाओ जाकर रेस्ट करो। जुनची वहाँ से वापस चला जाता है, जबकि मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है तुमने यहाँ पर आने तक बहुत ज्यादा मेहनत की और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो। इस कंपटीशन में यहाँ तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं चाहती कि कल की गेम में तुम अपने आप को ओवर एक्साइटेड करो, कहीं ऐसा ना कि तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाओ। मां जुनची उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से सीधा वापस की तरफ मुड़ पड़ता है और रास्ते में वो सोच रहा होता है मैं इस बंदे लू लैंगचुआंग को कैसे हराऊंगा, क्योंकि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और ऊपर से उसके पास डिफेंसिव स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त उसके सामने लू लैंगचुआन आ जाता है। लू लैंगचुआन और उसके साथ एक साथी होता है, वो उसके इंसल्ट कर देता है और उसे कहता है सर देखो तो सही ये वही लड़का है जुनची जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो वो लड़का हमारे जुनची से कहता है अगर तुम कल मेरे ब्रदर से मिलते हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बस तुम्हें अपनी मौत का इंतजार करना होगा, क्योंकि तुम वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। मेरा ब्रदर लू लैंगचुआन तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराएगा। जुनची इसकी बात सुनने के बाद कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ से लू लैंगचुआन अपने साथी के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। वो उसे कहता है ये तुमने क्या बकवास की, जबकि वो भी उसे कहता है सीनियर ब्रदर जो तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लैंगचुआन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ब्रदर जुनची यहाँ तक कैसे पहुंचा है। यहाँ तक पहुंचने में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, सभी से उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक पहुंचा अपनी मेहनत के सहारे पर। लगता है कि वो यहाँ पर मुझसे फाइट में कोई चीटिंग करेगा। वो मुझसे फाइट में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, बल्कि फेयर एंड स्क्वायर फाइट करेगा। अगर मुझे हरा देता है तो मुझे इसमें भी कोई भी हैरानी नहीं होगी। तुम्हें इसका कोई भी हक नहीं है कि तुम इसके सामने इस तरह की बकवास करो, क्योंकि तुम इस गॉड कॉन्फ्रेंस में नहीं हो। चाहता हूँ कि तुम जाओ जाकर वापस अपने रूम में बैठो, जाकर रिफ्लेक्ट करो तुमने जहाँ पर जो भी इंसल्ट की है उसके बारे में। साथ ही वो जुनची से कहता है ब्रदर जुन प्लीज मेरे छोटे भाई को माफ करना, ये हमेशा से इसी तरह की बात करता है, इससे मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही गरूर है, इसी वजह से इस तरह की बातें करता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे भाई से नफरत नहीं करोगे, उसने यहाँ पर जो भी तुम्हारे बारे में कहा उसके लिए। जुनची उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, छोटी मोटी बातें मैं इस तरह की बातों को इग्नोर कर देता हूँ। तो ब्रदर लू लैंगचुआन उसे कहता है ब्रदर जुनची तुम वाकई में कमाल के बंदे हो, तुम्हारे पास बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स है। मुझे ये तो पता है कि कल तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ तुम कौन कौन से सीक्रेट्स को यूज
करोगे। हिमांशु जुनची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी कल अपनी फुल पावर्स के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तो वो उसे कहता तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, कल से तुम्हें मिलता हूँ, कल देखते हैं कि हम दोनों की फाइट में क्या होगा। तो उसके वहां से चले जाने के बाद हिमांशु जुनची कहता अगर मैं यहाँ पर लू लैंगचुआन को हराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा, क्योंकि उसके पास जो फील्ड है यानी उसकी जो शील्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी पावर्स के साथ उसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे गोल्डन क्रो की फ्लेम्स को भी यूज करना पड़ेगा। हिमांशु जुनची वहां से सीधा फायर कार्ड राम की रेजिडेंसी में चला जाता है, पर पोजन मास्टर हू रुली के पास। वो उनके पास जाता है ताकि उनके साथ बात कर सके गोल्डन क्रो की फ्लेम्स को यूज करने के बारे में। हिमांशु जुनची उनके पास आता है और उनसे कहता है मास्टर हू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर हिमांशु जुनची उनसे पता नहीं क्या बात करता है, लेकिन इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन अरीना में हिमांशु जुनची पहुंच चुका है और हिमांशु जुनची की फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हिमांशु जुनची की फाइट स्टार्ट होने से पहले सबसे पहली फाइट जहां पर लू चैंगशैंग की फाइट होने वाली है। लू चैंगशैंग के साथ जुन जीली की फाइट होगी। तो जुन जीली के मास्टर जो होते हैं वो से कहते हैं जाओ जाकर उसके साथ फाइट करो, मुझे पता है कि ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट होने वाला है, लगता है कि तुम इसको ना हरा पाओ, लेकिन तुम्हें इसके साथ फाइट करके काफी ज्यादा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। मास्टर से कहते हैं आज तुम्हारी बैटल उसके साथ आखिरी बैटल होने वाली, अगर तुमने लू चैंगशैंग को हरा दिया तो मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में और कोई भी ऐसा है जो कि तुम्हें हरा सकता है। मैच के ऊपर तुम्हारी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है, यही तुम्हारा आखिरी ओपोनेंट है। जिन जीली अपने मास्टर से कहती है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। कि दूसरी तरफ लू चैंगशैंग की मास्टर से कहती है लू चैंगशैंग मेरी बात को याद रखना, मैं तुम्हारे टीचर होने के नाते तुम्हें एक बात कह रही हूँ, तुम्हारा ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो तुम्हें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ वैसी फाइट करनी चाहिए जैसे तुम एक पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करते हो। मुझे पता है कि वो लड़की तुमसे कमजोर है। उसे कहता है ठीक है मास्टर मैं इस बात को समझ गया। तो दोनों वहाँ पर अरीना में पहुंच जाते हैं। मास्टर चू ही कहते हैं क्या तुम दोनों पार्टीज रेडी हो, क्या तुम लोग फाइट के लिए रेडी हो। जुन जीली जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाती है अपनी तलवार के ऊपर, जबकि वहां पर सामने चैंगशैंग होता है। चैंगशैंग उसे कहता है क्या तुम इस फाइट में भी अपनी तलवार को नहीं निकालोगी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तलवार को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तलवार को निकाले बिना तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाओगे। तुमने अपनी तलवार को पीछे क्यों लटका रखा है, क्योंकि ये तलवार काफी ज्यादा भारी है, क्यों ना तुम इस बोझ को अपने हाथ में पकड़ लो और मुझसे फाइट करो। जुन जीली भी जल्दी से अपनी बड़ी सी तलवार के ऊपर हाथ डालती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ तो इस तलवार को जरूर चलाऊंगी। और वो अपनी तलवार को निकाल लेती है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली है। अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि लू चैंगशैंग के हाथ में दो तलवारें होती हैं और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों के पास दो तलवारें होती हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। सबसे पहले लू चैंगशैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, अपनी दोनों तलवारों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि जुन जीली अपनी बड़ी सी तलवार को उसके सामने करते हुए उसके दोनों तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसे पीछे की तरफ झटका देती है। जुन जीली उसे कहती है तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे, अगर तुम फुल पावर को यूज करते तो मैं तुम्हें पीछे की तरफ धक्का नहीं दे पाती। लू चैंगशैंग उसकी बात सुनने के बाद आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर साथ ही वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है। जुन जीली अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपनी फुल पावर को यूज नहीं करोगे, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी फुल पावर को यूज करने पर मजबूर कर दूंगी, देखती हूँ कि कैसे तुम फुल पावर को यूज नहीं करते। तो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक स्पेशल मूव को यूज करने लगी, उसके साथ ही उसकी एनर्जी रिलीज होती है। वो यहाँ पर स्वर्ड के डोमेन को यूज कर रही है, जिसका नाम वूजिन स्वर्ड डोमेन होता है, यानी कि उसकी तलवार का नाम वूजिन है और इस डोमेन को यूज कर रही है। क्या लू चैंगशैंग को भी यहाँ पर पता चलता है, उसे अपनी पावर को यूज करना पड़ेगा। वो कहता है ये तो एक यूनिक स्किल है, इस तरह का यूनिक स्किल सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपर्ट्स यूज करते हैं जो कि गॉड राम में हो और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुमने एम्परर राम में रहते हुए यहाँ पर इस वाली स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। जुन जीली से कहती हो तब मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर इस फाइट में सीरियस होने वाले हो या नहीं, क्या तुम फुल पावर को यूज करोगे या नहीं। और अपनी प्रेशर को रिलीज करते हुए तलवार उसकी तरफ आगे बढ़ाती है और इसी के साथ अपनी बड़ी सी तलवार की एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तलवार की एनर्जी काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। लू चैंगशैंग को भी अब दोनों तलवारों के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी तलवार की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जीली फिर से वहां पर उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगाती है। इस बार की स्ट्राइक नीचे वाली साइड पे होती है, यानी कि उसके पेट के ऊपर लगने वाली है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि वहां पर लू चैंगशैंग की तलवारें तो ऊपर बिजी होती हैं, तो बाकी के सभी देखने वाले कहते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है। लू चैंगशैंग तो उसकी तलवार की स्ट्राइक के साथ डायरेक्टली हिट हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लू चैंगशैंग इसके साथ जख्मी हो गया हो, क्योंकि जुन जीली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। उसने पहले मैच में अपनी तलवार को यूज नहीं किया था। जबकि हमारा जुनची भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। हमारा जुनची कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर दोनों इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज कर रहे हैं, इनको वाकई में होली सन्स कहना भी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पर स्ट्राइक की वजह से जो धमाका होता है, उस धमाके के धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं लू चैंगशैंग बिल्कुल ठीक होता है। लू चैंगशैंग ने उस टैग को ब्लॉक कर लिया होता है और उसे कहता है हमारे बारे में मैं गलत था, मुझे लगा कि तुम एक लड़की हो, तुम कमजोर होगी, लेकिन तुम तो वाकई में स्वर्ड मास्टर की सक्सेसर होने के लायक हो। क्योंकि लू चैंगशैंग की बॉडी के ऊपर जहाँ पर वो स्ट्राइक हिट हुई थी, वहाँ पर उसके कपड़े फट चुके होते हैं, वहाँ पर एक कट का निशान होता है, उसका थोड़ा बहुत ब्लड भी निकला होता है। वो उसे कहता है पिछले कई सालों में मैंने अपना ब्लड नहीं देखा, आज पहली बार तुमसे फाइट करते हुए मैंने अपने ब्लड को देखा है। इसी के साथ ही वो अपनी दोनों तलवारों को सामने की तरफ करते हुए उन तलवारों को मर्ज करने लगा। वो उसे कहता है क्यों ना यहाँ पर हम लोग स्वर्ड्स को यूज करें। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करूंगा और साथ ही मैं भी स्वर्ड को यूज करूंगा। दोनों तलवारों को आपस में मर्ज करता है। दोनों के मर्ज होने के बाद उसके हाथ में एक नई तलवार आ जाती है, वो भी काफी ज्यादा बड़ी तलवार होती है, वो एक हैवी और साइज में बड़ी तलवार होती है। ऐसी वहाँ पर वो नई तलवार बना लेता है। इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसकी पावर में एक बियर की पावर, एक वुल्फ और साथ में ग्रीन ईगल की
पावर होती है, ये तीनों पावर्स उसके पास होती है, यानी कि तीनों ब्लड लाइन की पावर उसके पास होती है। तो लू चैंगशैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करेंगे, मैं भी फुल पावर को यूज करने वाला हूँ। तो मास्टर कैंग शीटियान हैरान होकर कहते हैं इस लड़के के पास तो ईगल, एक रॉक बियर और साथ में एक थंडर वुल्फ की पावर्स हैं। ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। इस लड़के के पास इसका मतलब है कि 3 ब्लड लाइन की पावर्स हैं। 3 ब्लड लाइन की पावर्स का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला लगता है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो ड्रैगन एम्परर लोगों से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि एक इंसान अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की ब्लड लाइन्स ही रख सकता है, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी में 3 टाइप की ब्लड लाइन्स की पावर्स हो सकती है, जैसे कि इस लड़के के पास है। साथ ही वो से कहता है कि हमारी गॉड राम की इंटायर हिस्ट्री में, ताकि हिस्ट्री में पता है उस हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास एक से ज्यादा ब्लड लाइन की पावर थी, यानी कि 3 ब्लड लाइन की पावर्स थी। इससे ज्यादा किसी के पास ब्लड लाइन की पावर्स नहीं थी और ना ही किसी के पास हो सकती है, क्योंकि यही लिमिट है। तो बुड्ढा मास्टर एम्परर लोगों से कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि इस बार का जो टैलेंट है, इस बार की जो जनरेशन है, इस बार की जनरेशन में काफी सारे जीनियसेस हैं। इस सबसे मुझे काफी ज्यादा हैरानी भी होती है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमारे खिलाफ जा सकते हैं। लू चैंगशैंग वहां पर अपनी नई तलवार बनाने के बाद अपनी तलवार की पावर्स को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है, जबकि दूसरी तरफ से जुन ज़िली भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और सामने की तरफ से 3 तलवारें बनाती है। तलवारें भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो दोनों आपस में जब फाइट करते हैं, दोनों के, एक का ड्रैगन और दूसरी की तलवारें आपस में टकराती हैं, तो दोनों के टकराने की वजह से आसमान के ऊपर एक रिफ्ट ओपन हो जाता है कि वो लोग आसमान के ऊपर स्पेस को भी कट कर देते हैं, तो फिर से वहां पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि हमारा चुंची देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और साथ ही घबरा भी रहा था कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इन दोनों ने अपनी फाइट की वजह से आसमान के अंदर एक रिफ्ट को भी ओपन कर दिया। इन लोगों के साथ फाइट कैसे कर पाऊंगा? तो हमारे चुंची के साथ ग्रेट एल्डर बैठे होते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं मुझे लू चैंगशैंग के बारे में तो पता है कि ये एक टेरिबल बंदा है, यानी कि इसकी पावर्स है वो बहुत ज्यादा टेरिबल है, अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता है। लेकिन जुन ज़िली के बारे में मुझे ये नहीं पता था कि ये भी इसके साथ कम्पीट कर सकती है, ये अभी तक उसके सामने टिकी हुई है। तो मास्टर मो बिंगशान उनसे कहती है नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो लड़की वहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ टिकी हुई है, क्योंकि वो इसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, एंड के ऊपर वही हारने वाली है। मां जुनचू से कहता है मास्टर मो बिंगशान ये बात तो वाकई में सच निकली, ये बंदा लू चैंगशैंग ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें में फिर से फाइट का दिखाया जाता है। लू चैंगशैंग जुन ज़िली से कहता है मिस जुन, अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई बैकअप या सीक्रेट टेक्निक्स बचे हैं तो उनको यूज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट मूव में तुम हारने वाली हो, नेक्स्ट मूव में तुम उन सभी को यूज नहीं कर पाओगे, अभी तुम्हारे पास टाइम है। जुन ज़िली उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही काम मांग रहे हो, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मूव दिखाती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है, अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ करती है, वहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करती है। यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करती है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल मूव होता है। ग्राउंड के अंदर से एनर्जी निकलती है, साथ ही उस एनर्जी के साथ वहाँ पर बहुत सारी तलवारें बन जाती है, वो तलवारें बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारा जुनची जो देखकर कहता है मास्टर मो बिंगशान ये कौन सा मूव है? तो मो बिंगशान उसे कहती है एक बहुत ही स्पेशल मूव है, इसको जैनसिंग स्वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसके मास्टर जो कि स्वर्ड मास्टर हैं, ये उनका बहुत ही स्पेशल मूव है, वो स्पेशल मूव को यूज करके बहुत सारे ओपोनेंट्स को हरा चुके हैं। पर अगर ये वाली स्वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो इसमें इतनी ज्यादा तलवारें ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं कि सामने इसके जो भी चीज हो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। जबकि दूसरी तरफ लू चैंगशैंग उसे कहता है बहुत ही अच्छे, तुमने जहाँ पर अपने आखिरी बैकअप को भी यूज कर लिया, तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है और साथ ही अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है और उसे कहता है कि जहाँ पर मैं फील्ड को यूज करने वाला हूँ, वो अपनी फील्ड को यूज करता है। तो उसी वक्त उसके पास एक बड़ा सा वुल्फ निकल आता है, वो एनर्जी से बना वुल्फ उसके पीछे बैठा होता है, इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो चैंगशैंग अपने वुल्फ के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तो तुम्हारी ये फॉर्मेशन आखिरी अटैक था, तो फिर ठीक है, देखते हैं कौन सा अटैक जहाँ पर ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी तरफ से जुन ज़िली भी अपनी फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करने के बाद तलवारों के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया। जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो जुन ज़िली का जो बड़ा सा वुल्फ होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जुनची भी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि वहाँ पर उन तलवारों के साथ वुल्फ जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन इसी के साथ ही जुन ज़िली जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। उसके मास्टर भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कैच कर लेते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर से बाहर की तरफ गिरती है। यहाँ पर लू चैंगशैंग के आखिरी अटैक की वजह से जुन ज़िली हार चुकी है और वो ग्राउंड से बाहर आकर गिरती है। अपने मास्टर से कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर हार गई। तो उसके मास्टर से कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत ही अच्छा किया, तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होना कि तुम यहाँ पर इस मैच को जीत नहीं पाई। मास्टर चू हुई वहाँ पर इस बात को अनाउंस करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जुन ज़िली इस ग्राउंड से बाहर गिर चुकी है, इसका मतलब यह है कि जुन लीजी मैच को हार चुकी है। जुन ज़िली क्योंकि इस मैच को हार चुकी है और पहले किसी मैच को नहीं हारी, इसी वजह से अब उसे लूजर ग्रुप में भेजा जाता है। कल लूजर ग्रुप के वो 5th मैच में हिस्सा लेगी और वहाँ पर 5th मैच खेलेगी, जहाँ पर हमारा विनर मिल चुका है जो कि हमारे सेमीफाइनल्स में जाएगा। तो सेमीफाइनल में लू चैंगशैंग ने अपनी जगह बना ली है। तो मान लू चैंगशैंग उसे कहता है मास्टर चूही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही वो इस बात से काफी ज्यादा खुश भी होता है। हारने के बाद वो लूजर ग्रुप में कल फाइट करेगी, जहाँ पर लू चैंगशैंग ने फाइट को जीतने के बाद वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लिया, वो सेमीफाइनल में चला गया है। एपिसोड की शुरुआत में जब मैच खत्म हो जाता है तो लू चैंगशैंग मास्टर जून से कहता है मास्टर जून क्या आप ठीक हैं? तो मास्टर जून उसे कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी लड़की यानी मेरे स्टूडेंट के ऊपर तरस खाया, इसी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जून ज़िली इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आती है, वो कहती है नहीं मुझे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वो उसे कहती है मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर हरा दूंगी, और साथ ही वो फिर से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो लू चैंगशैंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कब तुम आकर मुझे दोबारा हरा दो। मास्टर जून अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि लू चैंगशैंग वहाँ पर सोच रहा था ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा अजीब थी। दूसरी तरफ उन दोनों बहनों को भी दिखाते हैं। मिशन की बड़ी बहन जिसका नाम चांजिन होता है, वो अपनी छोटी
छोटी बहन से कहती है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखा हुआ है, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रख रही हूँ। आज मुझे पता चला कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जून जीली के साथ फाइट करती तो मुझे लगता है कि हम दोनों की फाइट बहुत ज्यादा हार्ड होती है और मैं जून जीली से बड़ी मुश्किल से जीत पाती। जबकि उसकी छोटी बहन उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। फिर साथ ही मीजन उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि अगला ओपोनेंट तुम्हारा कौन होने वाला है। वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट मैं हो सकती हूँ। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है हाँ मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा अगला ओपोनेंट हो, क्योंकि उन्होंने उस दिन रैंकिंग को बताया था हाँ तुम्हारे से मेरी फाइट होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा बुरी तरह से नहीं मारूंगी। उसे कहती है सिस्टर बस भी करो, तुम मेरे चेहरे को इस तरह खींचो तो मार, तुम मुझे दर्द कर रही हो, तुम मेरे चेहरे को इस तरह खींच खींच कर लंबा करने वाली हो। तो चूही फिर से अरीना में खड़े होकर उनसे कहते हो तो हम लोग यहाँ पर अपने क्वार्टर फाइनल्स के सेकंड राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड राउंड में मीजिन और साथ में जिंगजुई इन दोनों में फाइट होने वाली है, तो दोनों यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। तो जैसे वो उन लोगों को वहाँ पर आने का कहते हैं तो उसी वक्त मीजिन चलाकर उसे कहती है ग्रैंडपा चू हुई अब एक बात करनी है, मैं यहाँ पर हार मानती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर से फाइट नहीं करना चाहती, या ये आपके लिए ओके है। की बड़ी बहन से बात सुनने के बाद कहती है मीजिन जी तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करोगी। मास्टर चू हुई उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों मान रही हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बिना किसी रीजन के हार नहीं मान सकती, यहाँ पर फाइट भी तो कर सकती हो। तो मीजिन उसे कहती है मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ पर फाइट करूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। अगर उसने मुझे बुरी तरह से पीटा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर हार मानती हूँ। मास्टर चू हुई उसे कहते हैं तुम्हारी यहाँ पर हार मानने की रीजन तो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी अब तुमने हार मान लिया तो फिर ठीक है, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तुम हार चुकी हो, लेकिन कल तुम्हें लूजर ग्रुप में फाइट करना होगी, लूजर ग्रुप के किसी बंदे के साथ तुम्हारी फाइट होगी। मास्टर चू हुई कहते हैं ठीक है, तुम्हें कल यहाँ पर लूजर ग्रुप के 6 मैच में फाइट करना होगी। यहाँ पर सुई जानजिन मैच को जीत चुकी है और हमारे सेमीफाइनल में दूसरी कंटेस्टेंट बन चुकी है। इसके साथ ही मास्टर चू हुई कहते हैं कि तीसरी बैटल के ओपोनेंट्स यहाँ पर आ जाओ। तीसरी बैटल माए जुनची की होने वाली है, जुनची की फाइट लू चेल्लू लैंगचुआन के साथ होने वाली है। तो लैंगचुआन वहाँ पर पहुंच जाता है, मास्टर लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर अरीना में आ जाओ, तो हमारे जुनची की यहाँ पर फाइट होगी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मास्टर चू हुई कहता है तो तुम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। फाइट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हमारा जुनची अपनी तलवार निकालता है और ब्रदर लैंगचुआन से कहता है ब्रदर लैंगचुआन हम दोनों को यहाँ पर एक अच्छी फाइट करनी है, प्लीज यहाँ पर होल्ड बैक मत करना। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ता है। ब्रदर लैंगचुआन भी अपने पास से अपना बाला निकालता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है यहाँ पर एक अच्छी फाइट करते हैं। हमारा जुनची जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो वहाँ पर फायर को रिलीज कर रहा होता है। ये देखकर फायर गार्ड ड्रम के जो बुढ़े होते हैं वो देखकर कहते हैं ये तो हमारी फैमिली की टेक्निक है, यानी कि हमारी फायर गार्ड ड्रम की टेक्निक है। साथ जो मास्टर होते हैं वो उनसे कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ, जो फायर गार्ड ड्रम में वापस जाने के बाद मैं तुम लोगों को सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा, तुमने यहाँ पर इस मसले के ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है, ना ही बात करने की जरूरत है, चुपचाप खड़े रहो। हमारा जुनची जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था उसी वक्त उसका एक साइड का जो पंख होता है वो आइस फिनिक्स का होता है, जबकि दूसरी साइड का जो पंख होता है वो फायर फिनिक्स का होता है, यानी गोल्डन क्रो का होता है। जुनची उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी तलवार जाकर लैंगचुआन के भाले के ऊपर टकराती है। लैंगचुआन अपने भाले के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। देखने वाले सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो आइस एंड फायर है, क्या ये एक लड़का, क्या ये लड़का डुअल कल्टीवेटर है। ऊपर बैठे गार्ड्स भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वाकई में ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास आइस फिनिक्स या फिर गोल्डन ग्रोथ दोनों की ब्लड लाइन की पावर है, क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर जो पावर्स रिलीज की हैं तो आइस फिनिक्स गार्ड की हैं और दूसरी गोल्डन ग्रो गार्ड की हैं। दोनों टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए दोनों गार्ड्स के ब्लड लाइन की पावर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जुनची के पास इन दोनों गार्ड्स की इनहेरिटेंस की पावर है। मास्टर कैंग शीटियानो से कहते हैं मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये लड़का यहाँ का सबसे बड़ा ब्लैक हॉर्स है, मैंने किसी भी बंदे को यहाँ पर मिसजज नहीं किया, बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है, इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। दूसरा गार्ड हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे तो लगता है कि इस लड़के का फ्लेम गार्ड राम के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से फ्लेम गार्ड राम के लोगों ने इसको ब्लड लाइन की पावर दी है और इसी वजह से यहाँ पर क्रो की पावर्स को यूज कर पा रहा है। फिर से हमें सीन फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुनची अपनी तलवार को जुआन के बाले के ऊपर और ज्यादा जोर दे रहा होता है, वहाँ पर जोर से चलाकर कहता है तुम यहाँ पर हारोगे। साथ ही वो अपने 5th गेट को ओपन करता है। जैसे वो गेट को ओपन करता है उसकी पावर्स पहले से बढ़ जाती हैं और वहीं पर अटैक करता है। जुआन जल्दी से जंप करता है, पीछे की तरफ हट जाता है ताकि उसकी तलवार के साथ वो हिट ना हो। फिर देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ। लैंगचुआन पीछे की तरफ हट गया और ऊपर से उसके ऊपर अटैक की वजह से वो जख्मी भी हो गया, उसके मुंह से तो ब्लड निकल रहा है। ये जुनची किस किस्म का मॉन्स्टर है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है। ये यहाँ पर कल्टीवेशन के हिसाब से बाकी सभी से बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी ये अपने से हायर कल्टीवेशन लोगों को इतनी ज्यादा जख्मी कैसे कर सकता है। लैंगचुआन क्लियरली इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनची ने अपनी पावर्स को रिलीज करने से वहाँ पर एक फील्ड एक्टिवेट की होती है। वो कहता है मैं इसे अपनी फील्ड के अंदर से निकलने नहीं दे सकता, अगर ये निकल गया तो ये अपनी फील्ड को एक्टिवेट कर लेगा। जुनची वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही अपनी नई पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है। जबकि दूसरी तरफ से ब्रदर लैंगचुआन अपने ड्रैगन को रिलीज करता है, वो अपनी ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। जबकि हमारा जुनची फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जुनची जल्दी से घूमने के बाद उसके पीछे पहुंच जाता है, उसके पीछे वाली साइड से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लैंगचुआन ने वहाँ पर अपनी शील्ड को पहले से एक्टिवेट कर लिया होता है, तुम्हारे जुनची की तलवार उसकी शील्ड के ऊपर टकराती है। इसके साथ ही हमारा जुनची कहता है तुम अपनी शील्ड के सहारे यहाँ पर छुप नहीं सकते, और वो अपने पंच को रेडी करता है और उसकी शील्ड के ऊपर पंच मारता है। जुनची का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता कि वो उसकी शील्ड को तोड़ सके। इसी के साथ ही ब्रदर लैंगचुआन पीछे की तरफ घूमते हुए एक जबरदस्त किक मारता है, वो हमारे जुनची को किक मारता है, जिससे हमारा जुनची पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। हमारा जुनची उसकी किक को ब्लॉक करते हुए कहता है
कि इस बंदे की किक तो काफी ज्यादा हार्ड है। उसी के साथ ही ब्रदर लैंग चुआन अपने भाले को सामने की तरफ करते हुए अपने ड्रैगन को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ गिरता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन हमारा जुंजी ने वहाँ पर अपनी फ्लेम्स को यूज किया होता है। गोल्डन क्रो की फ्लेम्स को सामने की तरफ करते हुए उसने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। लैंग चुआन भी उसे कहता है तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल हो, ये फायर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है जो यहाँ पर मेरे अटैक को भी ब्लॉक कर पा रही है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरी फील्ड को हरा पाओगे। वो अपने बाले को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और यहाँ पर वो अपनी फील्ड को ओपन करने लगा है। जैसे वो अपने बाले को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है, इसी के साथ ही वो कहता है फील्ड स्टार्ट, और ग्राउंड के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। तो उसके फील्ड का नाम सैंड बॉलियर वर्ल्ड होता है कि ये उसकी फील्ड होती है जिस फील्ड के अंदर हर एक चीज रेत बन जाएगी। तो वो जितने एरिया को कवर करेगा उसके अंदर हर एक चीज रेत बन जाएगी। वो अपनी फील्ड को एक्टिवेट कर देता है। फील्ड को एक्टिवेट करने के बाद वो साथ ही अपने रेत के बने हुए ड्रैगन्स को बाहर निकालता है। वो ड्रैगन हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जुंजी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि वो उनको अवॉइड कर सके। हमारा जुंजी भी जिस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये इसकी फील्ड पावर है, इसने तो यहाँ पर पूरे के पूरे एरिना की टैरन को ही चेंज कर दिया, यानी कि उसे रेत में बदल दिया है। जैसे हमारा जुंजी ऊपर की तरफ जंप करता है तो उसी वक्त उसके दो ड्रैगन साइडों के ऊपर से निकलते हैं। वो अपने दोनों ड्रैगन्स के साथ के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ये सारी फील्ड इस वक्त लैंग चुआन की है, तो इसका मतलब जैको पूरी फील्ड को कहीं पर भी यूज करते हुए अपने ड्रैगन्स निकाल सकता है। दोनों ड्रैगन्स अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमारे जुंजी को खा जाते हैं और हमारे जुंजी उन दोनों ड्रैगन्स के मुंह में होता है और साथ ही वहाँ पर से जबरदस्त फायर निकलती हुई दिखाई देती है। दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर मो बिंगशान देखकर बहुत सा घबरा रही होती है और कहती है मास्टर मो बिंगशान कहती है अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी जुंजी बहुत ही जल्दी हारने वाला है। मास्टर मो बिंगशान कहती है कि ये लड़का लैंग चुआन इसने जिस फील्ड को यूज किया है इसकी फील्ड को सैंड बॉलियर वर्ल्ड कहा जाता है। सैंड बॉलियर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेंटर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, पर जुंजी तब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जब तक कि उसे वक्त न मिल जाए अपनी फील्ड को ओपन करने के लिए, जब तक वो अपनी आइस फिनिक्स फील्ड को ओपन न कर ले। ग्रेट एल्डर भी कहते हैं हमारे लिए बहुत ही बुरा, अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरी तरफ से मिशन की बड़ी बहन कहती है सब कुछ खत्म हो गया, ये फायर तो यहीं पर खत्म होने वाली है। तो मिशन की उसे कहती है नहीं सिस्टर, ये फायर जहाँ पर खत्म नहीं होने वाली है, ये फायर जहाँ पर खत्म होने वाली है, लेकिन मैं पता जुंजी को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि वो इससे ज्यादा कर सकता है। ये तो अभी शुरुआत है। कि बहन उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रही होती है कि इसको ऐसा क्यों लगता है कि वो इससे ज्यादा कर सकता है। तो वो जहाँ पर दो ड्रैगन्स ने हमारे जुंजी को अपने मुंह के अंदर बंद किया था, अब वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इस धमाके के साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर से बाहर निकलता है। तो हमारा जुंजी लैंग चुआन से कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी फील्ड क्या कर सकती है। तुम्हारा जुंजी वहाँ पर अपनी फायर पावर के साथ एक एनर्जी का बड़ा सा गोला बना लेता है। वो उसे कहता है ये मेरा फायर सन है, देखते हैं कि तुम्हारा ये फील्ड ये मेरी सन को कैसे एब्जॉर्ब कर पाती है। हमारा जुंजी अपनी एनर्जी को बड़े से गोले को लैंग चुआन की तरफ आगे फेंकता है, तो वो उसको उसकी तरफ फेंकता है। तो लैंग चुआन भी अपनी ड्रैगन फील्ड को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और उस फायर अटैक के साथ अपने आप को बचाता है। जबकि मास्टर मो बिंगशान कहती है चलो शुक्र है कि जुंजी बच तो गया, लेकिन जहाँ पर चुआन ने फिर से अपनी फील्ड को एक्टिवेट कर लिया है। चुआन अब जहाँ पर ड्रैगन शील्ड को यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चुआन हमारे जुंजी से कहता है क्या तुम दोबारा मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे या नहीं। तो हमारे जुंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तब तक तुम्हारे पर अटैक करूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता। तो चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। जुंजी फिर से अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार हमारा जुंजी डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने लगा। वो उसके करीब जाने के बाद अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। सामने से लैंग चुआन भी अपने भाले को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही भाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा जुंजी पीछे की तरफ हटता है, जबकि मास्टर मो बिंगशान जुंजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। बाकी के सभी देखने वाले वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग लगता है जो अभी तक लैंग चुआन के सामने टिका हुआ है। इस बार लैंग चुआन ने जब हमारे जुंजी के ऊपर अटैक किया था तो उसकी तलवार के साथ उसका बाजू हिट हुआ था। देखने वाले कहते हैं लगता है कि इस बार इस लड़के जुंजी का बाजू तो टूट गया होगा, क्योंकि लैंग चुआन यहाँ पर अपने भाले के साथ उसके ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से उसकी तलवार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जुंजी ने यहाँ पर अपने आप को साबित कर दिया है। जुंजी ने गार्ड राम में आकर यहाँ पर इस फाइट में आखिर तक पहुंच तक सभी लोगों को अपना नाम बता दिया है। सभी लोगों को पता चल चुका है कि जुंजी कौन है। अगर वो यहाँ पर इस फाइट को हार भी जाता है तभी सभी लोग उसकी इज्जत करेंगे। हालांकि अब इस लड़के ने अपना बाजू तोड़ लिया है। हमारे जुंजी के हाथ से उसकी तलवार भी गिर चुकी होती है और अपना बाजू पकड़कर वहाँ पर खड़ा होता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपने बाजू को ऊपर की तरफ घुमाता है, अपने बाजू को घुमाता है और अपने कंधे को डिसलोकेट हो चुका होता है उसको दोबारा से सही कर लेता है। जुंजी कहता है सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट डिसलोकेट हुआ था जिसको मैंने ठीक कर लिया है। फिर से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, अपनी तलवार को वापस बुलाता है, उसकी तलवार उसके पास वापस आ जाती है। ऊपर बैठे एम्परर्स भी ये देखने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो बुड्ढा मास्टर एम्परर कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मिस्टिक पावर्स है, मुझे लगता है कि ये लड़का अपनी फुल पावर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ लैंग चुआन की फील्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके सैंड बॉलियर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लड़का यहाँ पर काफी ज्यादा एफर्ट्स दिखा रहा है। ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि इस लड़के की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मेरे ड्रैगन सेक्टर के लोग भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे ड्रैगन क्लैन के मुकाबले में इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी भी ज्यादा नहीं है। ये सेकंड राउंड में हारने वाला है, क्योंकि लैंग चुआन जब सेकंड राउंड को स्टार्ट करेगा तब ये हार जाएगा। दोनों वहाँ पर फिर से फाइट के लिए रेडी होते हैं। तो लैंग चुआन ने अपने पीछे ड्रैगन को एक्टिवेट किया होता है, वो ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट करके खड़ा होता है, जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर अपने फिनिक्स के फायर पंखों को निकालता है। हमारा जुंजी वहाँ पर अपने फायर फिनिक्स के पंखों को निकालता है, साथ ही वहाँ पर काफी ज्यादा फायर एक्टिवेट होती है। इसी के साथ ही लैंग चुआन अपने भाले को साइड के ऊपर बढ़ाते हुए उसकी फायर को सामने से साइड के ऊपर हटाता है, फिर साथ ही अपने भाले को सामने की तरफ पकड़ता है, उसको थ्रो करने लगा है। तो वो अपने भाले को हमारे जुंजी के ऊपर बड़ी पावर के साथ थ्रो करता है। वो भाला सीधा उठता है, हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ता है। जुंजी अपनी तलवार के साथ उसके भाले की नोक को ब्लॉक करता है, लेकिन उस भाले की फोर्स बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमारा जुंजी उड़ता हुआ पीछे ग्राउंड के ऊपर पटकता है। लैंग चुआन भी उसके अटैक की वजह से जख्मी होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, लेकिन वो उसे कहता है ब्रदर जुंजी
अब मुझे ये बताओ, क्या तुम ठीक हो? क्या मेरे अटैक की वजह से तुम जख्मी तो नहीं हो गए? और फिर साथ ही वो अपने बाले को अपने हाथ में वापस बुला लेता है और उसे कहता है ये गेम है और यहाँ पर तुम्हें हारना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। और फिर से अपने पास से ड्रैगन को निकाल लेता है और उसे कहता है तो ये गेम यहाँ पर खत्म होने वाली है क्योंकि तुम हार चुके हो। मा जुनची उसे कहता है मैं यहाँ पर इस गेम को हार तो बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस गेम को नहीं हार सकता, मुझे एंड तक जाना है। जुनची भी वहाँ पर जख्मी हालत में उठकर खड़ा हो जाता है। जख्मी होने के बावजूद वहाँ पर अपनी फायर फिनिक्स की पावर्स को रिलीज करता है। जब वो फायर फिनिक्स की पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर एक फिनिक्स गार्ड दिखाई देता है। सभी देखने वाले बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है, क्या ये एक फिनिक्स है, फैंटम है? अरे फिनिक्स नहीं, गोल्डन क्रो। भी देखने वाले कहते हैं इस लड़के को पता चल चुका है ये हारने वाला है, इसी वजह से ये यहाँ पर इल्यूमिनेशन टेक्निक को यूज कर रहा है, ये यहाँ पर फैंटम टेक्निक को यूज कर रहा है। ये कोई असली का गोल्डन क्रो गार्ड नहीं है, बल्कि ये एक फैंटम है। उनको नहीं पता कि ये वाकई में एक असली का गोल्डन क्रो गार्ड है। बाकी के सभी एम्परर गार्ड जो कि ऊपर बैठे होते हैं वो ये सभी देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि ये कोई फैंटम नहीं है बल्कि ये असली का गोल्डन क्रो गार्ड है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो गोल्डन क्रो गार्ड है, गोल्डन क्रो गार्ड का इल्यूजन मैजिक नहीं हो सकता। तो मा जुनची जब वहाँ पर गोल्डन क्रो गार्ड को रिलीज करता है तो उसके साथ ही वो से कहता है तो यहाँ पर ये फाइट यहाँ पर कंटिन्यू होने वाली है, चलो जल्दी से फाइट को कंटिन्यू करो, इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा। फायर गार्ड राम के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो गोल्डन क्रो गार्ड को मानते हैं, इसी वजह से वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो गोल्डन क्रो गार्ड का इम्प्रिंट है। मास्टर हू रूली और दूसरे मास्टर दोनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये कोई फैंटम या इल्यूजन मैजिक नहीं है, बल्कि ये तो असली का गोल्डन क्रो फैंटम गार्ड है। तो बुढ़ा एम्परर गार्ड वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि ये एक वाकई में फैंटम गार्ड की एक स्पिरिट का इल्यूजन है, लेकिन ये लड़का चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये लड़का इसको यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक गार्ड फैंटम को यूज कर सकता है, यानी उसकी स्पिरिट को यूज कर सकता है। ड्रैगन एम्परर से कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तुमने महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि वो फैंटम गार्ड जो उसने गोल्डन क्रो फैंटम गार्ड को रिलीज किया उसके अंदर से असली के फैंटम गार्ड की स्पिरिट रिलीज हो रही है। मा जुनची वहाँ पर सोच रहा था मैंने यहाँ पर कर लिया, मैंने यहाँ पर फैंटम गार्ड को रिलीज कर लिया, अब मैं यहाँ पर हो सकता है इस फाइट को जीत सकता हूँ, मेरे पास एक चांस है। इसी के साथ ही वो दोनों फिर से वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से लंग चुआन ने अपने ड्रैगन को रिलीज किया होता है, जबकि दूसरी तरफ से गोल्डन गार्ड का इम्प्रिंट होता है। तो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर में एक जबरदस्त धमाका होता है, वहाँ पर हर तरफ आग ही आग होती है। ड्रैगन होता है एक तरफ से हमारा गोल्डन क्रो होता है, दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं, धमाका होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि गोल्डन क्रो गार्ड जो होता है उसके पंच भी होते हैं, तो वो पंच के साथ उस ड्रैगन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। गोल्डन क्रो जब ड्रैगन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है तो ये पंच हमारे लैंगचुआन के मुंह के ऊपर भी लगता है। लैंगचुआन के मुंह से ब्लड निकलता है और ऐसे फील होता है कि जैसे उसके मुंह के ऊपर पंच लगा है। लैंगचुआन अपने खून को साफ करते हुए हमारे जुनची से कहता है ब्रदर जुन, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे पर और ज्यादा टेंशन देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की कोई पावरफुल चीज को रिलीज कर सकते हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। साथ ही लैंगचुआन से कहता है ब्रदर जुन, तुम चाहे यहाँ पर जो भी पावरफुल अटैक को यूज कर लो, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने सैंड बरियल वर्ल्ड को एक्टिवेट किया हुआ है और तुम यहाँ पर मेरे सैंड बरियल वर्ल्ड को डीएक्टिवेट तो नहीं कर सकते, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम्हारे पास जीतने का चांस नहीं है। तुम्हारे जुनची से कहता है तुम्हारे इस बैरियल वर्ल्ड को तोड़ने के लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है ये जरूरी तो नहीं है कि मैं इसको तोड़ ना पाऊँ। इसी के साथ वो फिर से अपने गोल्डन क्रो के साथ उसके ड्रैगन पर अटैक करता है, वो उसके ड्रैगन को एक जबरदस्त पंच मारता है। देखने वाले काफी हैरान हो रहे हैं। मास्टर ग्रेट एल्डर और साथ में मास्टर मो बिंगजान वो दोनों कैरी होते हैं, जुनची तुम कर सकते हो, जुनची तुम कर सकते हो। यहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि जुनची तुम कर सकते हो। उन सभी को लगता है कि जुनची को चीयर किया जाए कि जुनची यहाँ पर उसके सैंड बरियल वर्ल्ड को तोड़ दे। हू रूली और बाकी के सभी लोग भी यही कह रहे होते हैं जुनची कम ऑन तुम ऐसा कर सकते हो। कि दूसरी तरफ से लैंगचुआन अपनी फील्ड को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के साथ ही पास जो ड्रैगन होते हैं वो ड्रैगन को वहाँ पर मिट्टी में चेंज करता है, उस ड्रैगन को हार्ड बनाता है। इसी के साथ ही दोनों ड्रैगन को रस्सी की तरह यूज करते हुए उसके गोल्डन क्रो के बाजू के साथ लिपट जाता है और उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर एक सांप की तरह लपेट लेता है। जबकि माया जुनची की बॉडी के इर्द गिर्द भी वहाँ पर रस्सियां आ जाती है, यानी कि एनर्जी से बनी हुई कुछ रॉप्स होती हैं जो कि माया जुनची को भी वहाँ पर बाइंड कर लेती है। जुनची इस बात से हैरान तो होता है। लैंगचुआन ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिया, यानी कि वो थोड़ा बहुत थक चुका है। तो वो जुनची से कहता है कि तुमने यहाँ पर एक फैंटम गार्ड को रिलीज किया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा एनर्जी कम हो चुकी है, तुम यहाँ पर और कितनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर पाओगे, चलो देखते हैं तुम्हारे पास और कितनी एनर्जी बची है। देखने वालों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो लोग कहते हैं जुनची यहाँ पर ट्रैप हो चुका है, चलो देखते हैं कि अब जुनची यहाँ पर ट्रैप के अंदर से कैसे निकलेगा। लगता है कि लैंगचुआन यहाँ पर डायरेक्टली जुनची के साथ फायर नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी लगता है कि जुनची कहीं और इस तरह की कोई और पावरफुल अटैक को यूज ना कर ले, वजह से उसने यहाँ पर उसको बाइंड कर लिया और जिसके पास जो रस्सियां हैं वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। लेकिन माया जुनची को ट्रैप कर पाना इतना भी तो आसान नहीं है। तो माया जुनची वहीं पर खड़े खड़े गोल्डन क्रो की पावर्स को और ज्यादा रिलीज करता है, चाहे उसकी आंखें चमकना शुरू होती है। इसी के साथ ही उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो एनर्जी से बनी हुई रोप्स होती है वो सारी की सारी टूट जाती है और माया जुनची आजाद हो जाता है। उसका गोल्डन क्रो भी आजाद हो जाता है, क्योंकि मालक और गोल्डन क्रो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ वो ड्रैगन जो कि उसने बनाया था, जिसके साथ उसने लपेटा हुआ था, वो सारा ड्रैगन टूट जाता है, वो टुकड़े
टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो लैंगचुआन वहाँ पर सोच रहा था अगर इस लड़के ने इस फैंटम गार्ड को पहले रिलीज कर दिया था तो मैं अब तक हार चुका होता, लेकिन इस लड़के ने इसको लेट रिलीज किया। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अभी भी जीतने का एक मौका है। सभी देखने वाले कहते हैं शुनची तो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने लैंगचुआन की बनाई हुई इस फील्ड को भी तोड़ दिया है। सभी लोग भी यही बात कर रहे होते हैं अगर इस लड़के ने शुरुआत में इतनी पावर के साथ अटैक किया होता तो वो लैंगचुआन को आसानी से हरा सकता था, लेकिन अब इसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि जुनची काफी ज्यादा थक चुका है। हमारा जुनची ने उस रस्सियों को तोड़ने में अपनी काफी ज्यादा जी जान लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी तलवार लेकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठा होता है। वो काफी बुरी हालत में होता है। हमारा जुनची कहता है मुझे उठना होगा क्योंकि ये गेम अभी खत्म नहीं हुई, मुझे इस गेम को जीतना है। लेकिन उसी वक्त उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हमारा जुनची अपने मुंह पर हाथ रखता है, ब्लड को निकलने से रोक रहा होता है और कहता है बस थोड़ा सा और, मुझे बस थोड़ी सी और टाइम चाहिए और साथ ही थोड़ी सी और पावर चाहिए ताकि मैं इसको हरा सकूं। उसकी मास्टर मो बिंगजान उसे कह रहे होते हैं जुनची चलो ठीक है गिव अप कर दो, प्लीज बाहर आ जाओ। यहाँ पर जो करना था वो कर दिया, सभी लोगों को पता चल चुका है कि तुम क्या कर सकते हो। मास्टर हू रूली भी से कहते हैं हाँ बच्चे इसे बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, तुम इसे ज्यादा इससे नहीं कर सकते, तुम लैंगचुआन को नहीं हरा सकते, यहाँ पर इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मास्टर हू रूली हमारे जुनची से कहते हैं बच्चे प्लीज बाहर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर अपनी फाउंडेशन को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा फाइट करोगे तुम्हारी कल्टीवेशन को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हमारा जुनची फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। हमारा जुनची उठकर खड़ा होता है, इसी के साथ ही हमारा जुनची यहाँ पर आइस फिनिक्स गार्ड की पावर्स को यूज करने लगा। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है। मास्टर कैंग शीटगन कहते हैं ये हो क्या रहा है, लड़का यहाँ पर एक और फैंटम गार्ड को रिलीज करने लगा है। एम्परर गार्ड भी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही फैंटम गार्ड को रिलीज कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पर एक और फैंटम गार्ड को रिलीज करने लगा है। ड्रैगन एम्परर से कहते हैं तो ये कोई इल्यूजन मैजिक नहीं है, बल्कि इस बार भी ये एक असली के फैंटम गार्ड को रिलीज कर रहा है। कि इस लड़के ने स्पेशल मूव को खुद से क्रिएट किया है, ये खुद से यहाँ पर फैंटम गार्ड की पावर्स को रिलीज कर सकता है। फैंटम गार्ड की पावर्स जो कि एक लॉर्ड राम का एम्परर यूज कर सकता है, बिल्कुल ये वैसे ही उतनी पावरफुल पावर्स को ये लड़का भी यूज कर सकता है। तो ड्रैगन एम्परर हमारे जुनची की तारीफें कर रहे होते हैं कि ये लड़का एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस लड़का है, इससे पहले मैंने इतना टैलेंटेड लड़का नहीं देखा। तो हमारा जुनची जब वहाँ पर अपनी आइस फिनिक्स गार्ड को रिलीज करता है तो आइस फिनिक्स गार्ड्स वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उसके सामने बड़ा सा आइस फिनिक्स का इम्प्रिंट रिलीज होता है। तो हमारा जुनची बुरी हालत में होता है क्योंकि उसने यहाँ पर और ज्यादा पावर को यूज किया है, इतना ज्यादा पावर्स को रिलीज करेगा उतनी ज्यादा उसकी पावर्स कंज्यूम होती है। जबकि सामने से लैंगचुआन उसे कहता है ब्रदर जुनची आ जाओ, मैं भी यहाँ पर अपना आल देने वाला हूँ, यानी कि अपना बेस्ट दूंगा। तो हमारा जुनची अपने हाथ को उठाता है, आइस फिनिक्स गार्ड्स की पावर्स को यूज करता है, यानी आइस फिनिक्स गार्ड्स भी वहीं पर होती है, जिसको भी उसके इम्प्रिंट को भी दिखाते हैं। तरफ से ब्रदर लैंगचुआन अपने बाले को सामने की तरफ करता है, जबकि हमारा जुनची वहीं पर खड़े खड़े आइस फिनिक्स गार्ड्स की पावर को यूज करते हुए पूरी फील्ड को ही आइस बना देता है और ब्रदर लैंगचुआन जहाँ पर खड़ा होता है वो भी वहाँ पर आइस में कवर हो जाता है। जुनची उसकी पूरी फील्ड और साथ ही उसको आइस में कवर करने के बाद साथ ही वहाँ पर फैंटम गार्ड को फिर से रिलीज करता है, फायर फैंटम गार्ड को रिलीज करता है। लैंगचुआन क्योंकि वहाँ पर आइस में कवर हो चुका होता है, इसी वजह से वो ये देख नहीं सकता। उसके फादर बायो से जलाकर उसे कहते हैं लैंगचुआन ये लड़का यहाँ पर ट्विन फैंटम गार्ड्स को यूज कर रहा है, ये तुम्हारे पर फायर से अटैक करने वाला है, चलो बचो। मास्टर चूहू उसी वक्त उसे रोक देते हैं और कहते हैं मास्टर लू मैं चाहता हूँ कि आप शांत रहे, क्योंकि यहाँ पर आप कंपटीटर्स को कुछ भी नहीं बता सकते हो, ना ही मैच के बीच में कोई बात कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा इस तरह की बात की या फिर अपने बच्चे को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं आप दोनों को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई करके इस राम से बाहर निकाल दूंगा। मैं जुनची उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही ब्रदर लैंगचुआन अपने इर्द गिर्द आइस को तोड़कर अपने बाले को सामने की तरफ उसके ऊपर फेंकता है। वो बाला बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ हमारे जुनची के करीब पहुंच जाता है। हमारा जुनची भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके पास भागने का टाइम नहीं होता, वो बाला उसके कंधे के अंदर दंसने लगता है। इसी के साथ ही हमारा जुनची वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि हमारा जुनची यहाँ पर मून शैडो ब्रोकिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है। तो ग्रेट एल्डर देखते कहते हैं ये तो मून ब्रोकन शैडो टेक्निक है, इस लड़के ने इस मून शैडो ब्रोकन टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया। तो हमारा जुनची गायब होने के बाद ऊपर चला जाता है, ब्रदर लैंगचुआन से कहता है ये फाइट यहाँ पर खत्म होने वाली है, और इसी के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा फायर का बॉल बना लेता है। वो फायर बॉल बड़े से सूरज की तरह होता है, बड़े से फायर बॉल के साथ ब्रदर लैंगचुआन के ऊपर अटैक करेगा ताकि ऊपर ही उसको रोका जा सके। उसे कहता है चलो ठीक है उस फायर बॉल को मेरे पर फेंक दो। तो हमारा जुनची भी ऊपर से फायर बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है। वो फायर बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है तो ये सारे के नीचे जो ड्रैगन होते हैं ये सारे के सारे उसकी फायर बॉल के साथ जाकर टकराते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। बड़े धमाके के साथ ही सभी लोग कहते हैं इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्म हवा महसूस होती है। वो सभी लोग वहाँ पर बड़ी मुश्किल से बैठे होते हैं, उन्हें लगता है कि ये वाला धमाका एक आखिरी धमाका था, यानी इसी के साथ ही उन्हें पता चल जाएगा कि अगला विनर कौन होने वाला है। तो वो सभी लोग देख रहे होते हैं कि धुआं हटने के बाद देखा जा सके कि कौन यहाँ पर विनर बना और कौन जीता और कौन हारा है। साथ ही दिखाते हैं ब्रदर लैंगचुआन ग्राउंड के ऊपर चुपचाप खड़ा होता है, यानी कि वो सही सलामत खड़ा होता है, वो ज्यादा जख्मी भी नहीं होता। सभी लोग कहते हैं जो फैसला हो चुका है ब्रदर लैंगचुआन जीत चुका है, ब्रदर लैंगचुआन ने इस मैच को जीत लिया। जबकि हमारा लिंजवी ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, हमारा लिंजवी ग्राउंड के ऊपर होता है, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी नहीं होता और कहता है जहाँ पर जीतने ही वाला था, मैं जीतने वाला था लेकिन मैं हार गया। मास्टर हू रूली कहते हैं अगर इस लड़के ने शुरुआत में फैंटम टेक्निक्स को यूज किया था तो ये लैंगचुआन को हरा सकता था, लेकिन अफसोस कि इसने एंड के ऊपर यूज किया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हार चुका है। दूसरे मास्टर भी उसे कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा करीब था, जीत के बहुत ज्यादा करीब था। मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है जुनची क्या तुम ठीक हो? तो ग्रेट एल्डर कहते हैं बड़ी अफसोस की बात है, अगर ये लड़का यहाँ पर इसको जीत जाता तो हमारे स्नो राम का नाम और भी ज्यादा बढ़ जाता। फिर भी इस लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया, जहाँ पर इसने इस फाइट को आखिर तक किया। सभी लोग उसके नाम की बात कर रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं जब अफसोस की बात है कि ये लड़का यहाँ पर हार गया। उसे कह रहे होते हैं कि ये यहाँ पर कम से कम डिवाइन ट्रेबुलेशन में राम में रहते हुए ब्रदर लैंगचुआन से फाइट कर चुका, इतना ही काफी। और ऊपर से इसके पास 2 फैंटम गार्ड्स भी हैं, जो तो बहुत ही कमाल की
बात है। उनमें से एक कहता है चाहे यहाँ पर इस मैच को हार ही क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी गार्ड ड्राम में इसका नाम सभी लोग पुकारेंगे कि कोई जुंची था। तो लैंगचुआन हमारे जुंची की तरफ देख रहा होता है तो हमारा जुंची उठकर खड़ा हो रहा होता है, जबकि उसी वक्त ब्रदर लैंगचुआन कहता है मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, जबकि हमारा जुंची भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था। तो मास्टर जू हुई से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अपने होशोहवास में ये बात कह रहे हो, तुम यहाँ पर जीत चुके हो, तुम क्लियरली इस मैच को जीते हो, फिर तुम यहाँ पर सरेंडर क्यों करना चाहते हो। तो लू लैंगचुआन कहता है मैं लू फूटियान का बेटा हूँ और लू फूटियान का बेटा होने के नाते हमेशा से अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, मैं हमेशा से एक प्राउड वॉरियर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। मुझे पता है कि मैं इस मैच को जीत सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लड़के के लिए इस मैच को हारना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा जी जान लगाते और उसके पास इस मैच को जीतने की एक वजह भी है। तो उसके अपने सेक्टर के जो लोग होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस मैच को जीत चुके हो। जबकि उसके फादर उसे कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, ठीक है मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम वापस आ जाओ। फादर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उसके बेटे ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैसला किया है। तो चूही कहते हैं अब जबकि तुमने यहाँ पर कहा कि तुम सरेंडर करना चाहते हो, तो मैं आखिरी बार तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम वाकई में यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हो, तुम यहाँ पर अपनी हार मानते हो, तो फिर ठीक है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा। लैंगचुआन उनसे कहता है ठीक है मास्टर चूही, मैं यहाँ पर ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। तो चूही इसी के साथ ही अनाउंस करते हैं और कहते हैं आज की बैटल यहाँ पर खत्म हो जाती है, जुनची ने इस बैटल को जीत लिया है, लैंगचुआन इस फाइट को हार चुका है। लैंगचुआन का सफर जहाँ पर खत्म होता है वो आगे के टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा जुनची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, उसे कहता है तो लैंगचुआन तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि बाहर सभी लोग इस बात से और भी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं जुनची ने मैच को जीत लिया, जुनची ने मैच को जीत लिया। कि हमारा जुनची साथ ही सोच रहा होता है लगता है कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं इस मैच को जीतूं और आखिर तक पहुंचूं। लैंगचुआन भी उनमें से एक बन चुका है। हमारे जुनची के सेक्टर के लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर हुरुली, मास्टर मो बिंगजान, वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं जुनची तुमने कर लिया, तुम इस मैच को जीत गए। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं लड़के तुम वाकई में हमारे सॉन्ग सुनो राम की प्राइड हो, तुमने अपने मास्टर की शान में इजाफा किया और साथ ही हम सभी का नाम रोशन किया। तुम्हारा जुनजुन सभी के पास चला जाता है, सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। तो मास्टर हुरुली भी से कहते हैं लड़के वाकई में तुमने कमाल कर दिया, मैंने तुम्हें देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया, तुमने वहाँ पर काफी अच्छी टेक्निक्स को यूज किया। एल्डर उसे कहते हैं लड़के अब हमारे सेक्टर को तुम्हारे ऊपर प्राउड है कि तुमने हमारा नाम यहाँ पर सभी के सामने ले दिया। इसके साथ ही मास्टर मो बिंगजान गुस्सा हो जाती है, तुम उन सभी लोगों से कह क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जुनची कितनी बुरी हालत में और कितना थका हुआ है, तुम सभी लोग अभी यहाँ पर आकर उसको चारों तरफ से घेर कर बातें करना शुरू कर दिया, बाद में आकर इससे बातें कर लेना। मैं जुनची से कहता है मास्टर मो बिंगजान परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात ठीक है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से ब्रोकन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि वहीं पर दो लड़के बात कर रहे थे, उनमें से एक कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसने यहाँ पर लू लैंगचुआन को हराया है। लू लैंगचुआन को हराने का मतलब यह है कि अब ये भी एक डिवाइन सन बन चुका है। लू लैंगचुआन 4 होली सन्स में से एक था, अगर उसको हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि जो भी उसको हराएगा वो उसकी जगह के ऊपर नया डिवाइन सन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि जुनची नया डिवाइन सन बन गया है, वही सॉन्ग सुनो राम से। दूसरा उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए। कि ग्रेट एल्डर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का हमारे सॉन्ग सुनो राम से, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं सॉन्ग सुनो राम का एल्डर हूँ। दूसरी तरफ मास्टर फूटियान को दिखाते हैं। मास्टर फूटियान अपने बेटे से कहते हैं लड़के तुम वाकई में कमाल के हो। तो वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, तुमने उस लड़के को जीतने दिया। वो लड़का वाकई में दम रखता है क्योंकि वो उसकी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी उसने जी जान लगा दिया तुमसे फाइट करने में। लगता है कि उसके पास अपनी एक वजह हो इस फाइट को जीतने की, इसी वजह से तुमने यहाँ पर उसे जीतने दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है। यहाँ पर लूजर ग्रुप में 2 ही मैच बचे हैं। लूजर ग्रुप में एक मैच जुन जीली का होने वाला है, जुन जीली का मैच होगा मैंग डुआन जी के साथ, और दूसरी तरफ से शुई मिजिन का मैच हमारे जुनची के साथ होने वाला है। ये 2 मैच होने के बाद उसके बाद सीधे सेमीफाइनल्स में चले जाएंगे, जो भी यहाँ पर दोनों मैचेस को जीतेगा। हमारे जुनची को यहाँ पर जुन जीली के साथ फाइट करनी है। वो जुन जीली की तरफ देख रहा था कि उसकी फाइट फिर से भी उसके साथ अरेंज नहीं हुई। तो मो बिंगजान हमारे जुनची से कह दिया जाओ वापस जाकर अपने रूम में जाओ, जाकर ट्रीटमेंट लो, जाकर रेस्ट करो, रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कहता है ठीक है मास्टर। तो दोनों वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है तुम्हारी बैटल देखने के बाद तुम्हारी मास्टर इस बात से खुश होगी जहाँ पर बहुत ज्यादा एंग्री होगी, तो तुमने जहाँ पर लोगों के सामने अपनी पावर्स को शो करवाया है। जुनची उसे कहता है अगर मैं जहाँ पर सच्ची बताऊँ तो मास्टर को देखकर लगता है कि मास्टर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। जैसे ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं उस वक्त साइड के ऊपर ब्रदर लैंगचुआन दिखाई देता है जो कि वापस जा रहे होते हैं। तो हमारे मास्टर मो बिंगजान हमारे लिंचू से कहती है जाओ जाकर ब्रदर लैंगचुआन को थैंक यू बोल कर आओ, क्योंकि ये जीत तुम्हारी उसकी वजह से है। जुनची उसे कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ। जुनची सीधा उठता हुआ वहाँ पर जाता है ब्रदर लैंगचुआन के पास। ब्रदर लैंगचुआन से कहता है ब्रदर लैंगचुआन मेरी बात सुनो। ब्रदर लैंगचुआन उसे कहता है ब्रदर यून मैं देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, हालांकि मुझे पता है कि तुम अंदर से जख्मी हो। जुनची उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे मैच जितवा दिया, वहाँ पर सरेंडर करके मुझे मैच जितवाया, इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। ब्रदर लैंगचुआन उसे कहता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस की बात की जाए एज तुमसे ज्यादा इसी वजह से मैंने तुम्हारी एज से भी ज्यादा कल्टीवेट किया हुआ है, ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की
बात की जाए तो जहाँ पर कल्टीवेशन को अच्छे से तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। लो कल्टीवेशन राम में लेते हुए तुमने मेरे पर बहुत ही अच्छे से अटैक किया था, तुम मुझे तकरीबन हरा ही चुके थे। तो ब्रदर लू लैंगचुआन उसे कहता है मैं जहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मुझे पता है कि आसपास के लोग वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो सभी लोग तुम्हें अगले मैचेस में देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम अगले मैचेस में क्या करोगे। सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि लो लेवल का बंदा हाई लेवल के बंदों से कैसे फाइट करता है। हालांकि मैं भी ये सब कुछ देखना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें फाइट करता हुआ देखना चाहता हूँ। ब्रदर लैंगचुआन उसे कहता हाँ क्यों नहीं। तुम्हारी जो बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने वहाँ पर मुझे जानबूझकर जितवाया, हालांकि तुम वहाँ पर खुद से जीत सकते थे, लेकिन मुझे अब खुशी हो रही है कि तुम इस तरह ही सोचते हो कि तुम मुझे जितवाना चाहते थे। ब्रदर लैंगचुआन उसे कहता है अगर तुमने वहाँ पर उस फैंटम गार्ड को शुरुआत में यूज किया होता तो तुम मुझे हरा सकते थे, तुमने उसको यूज नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम वहाँ पर लू चैंगशैंग से फाइट करने के लिए उसको बचा कर रख रहे थे। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ मैंने पावरफुल टेक्निक्स को बचा कर रखा हुआ था ताकि मैं लू चैंगशैंग के साथ आखिरी फाइट कर सकूं। साथ ही मैं जुनजी उसे कहता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारी पावर्स लू चैंगशैंग और जुन जीली के मुकाबले में कितनी है, तुम उनके दोनों के मुकाबले में कहाँ पर आते हो। लैंगचुआन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है अगर मैं तुम्हें ये बताऊं तो उनकी पावर्स मुझसे ज्यादा है, यानी कि वो दोनों मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाता है और कहता है इसका बात का मतलब यह है कि मैं उन दोनों से फाइट करके नहीं जीत सकता, कि अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सका तो फिर मैं उन दोनों को कैसे हरा सकता हूँ जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू चैंगशैंग की तो यहाँ पर बात ही ना करो, क्योंकि लू चैंगशैंग के तो मैं करीब भी नहीं जा सकता। तो लैंगचुआन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाइल को शो करवाना है, तुम्हें जाकर उनके साथ फाइट करनी है। लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम उनके साथ कैसे फाइट करो, वो ये नहीं देखना चाहते कि तुम फाइट को जीतोगे या नहीं। के साथ ही वो अपने पास 4 पिल्स निकालता है और उसे कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए। जुनजी उसे कहता है लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तो वो उसे कहता है ये तुम्हारे लिए है, क्या मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने आगे के मैचेस को नहीं खेला, इसका मतलब यह है कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तुम इनको यूज करो। मुझे लगता है कि इन पिल्स को लेने के बाद कुछ और महीनों तक तुम एक मिरेकल क्रिएट कर सकते हो, अगर इन पिल्स को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर सकते हो, लेकिन इन कम्प्लीटली अब्सॉर्ब करने के लिए तुम्हें कम से कम कुछ महीने लगेंगे।